दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान जो है वो कहाँ जाए। यही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। आप लोग सोचो कि एक ऐसा ऑफिसर जो कि एक ऐसे पोस्ट पर बैठा है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वही ऑफिसर जो है जब ऐसी हरकत कर दे तो फिर क्या हो। ये जो ऑफिसर है इसका नाम जो है बेसिकली प्रमोद खाका, और ये 51 ईयर का है। इसकी वाइफ जो है सीमा रानी, ये 50 साल की है। एक लड़की बेचारी छोटी सी लड़की जो है उसके फादर साहब की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में ये इंसान जो है उसको बोलता है कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, और अपने घर में लेकर आ जाता है। और आप लोग एक मिनट सोच कर देखो, एक ऑफिसर की पोस्ट पर बैठा हुआ है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली जो डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर यहाँ पर क्या करता है, उस छोटी बच्ची के साथ में रेप करता है। और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, मतलब लगातार कितने लंबे समय तक रेप करता है। और वो छोटी सी बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। छोड़ा तो इसलिए गया था कि यार इनके पास में रहेगी, पढ़ेगी लिखेगी, क्योंकि ऑफिसर है, ऑफिसर के घर में रह रही है तो बच्ची का जो है करियर बन जाएगा। पर लेकिन इसने क्या किया, उस बच्ची को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया कि वो बच्ची जो है उसको एक तरीके से समझ सकते हैं, वो कई बार अपनी एक तरीके से ना, जो इंसान जो होता है अपना एक कॉन्शियस खो देता है, वो वाली कंडीशन थी यहाँ पर। वो बच्ची जो है उसके फादर साहब की कोविड-19 पे डेथ हो जाती है। तो इस इंसान को, इस हैवान को वो मामा बोला करती थी कि मामा जी, मतलब एक तरीके से समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर कि हाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा ये इंसान, और ये इंसान जो है वो क्या कर रहा है। और ये तो ये इसकी वाइफ जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक। मतलब सोचो अगर वाइफ को पता चल जाए कि उसका हस्बैंड जो है किसी और औरत के साथ में इस तरीके से संबंध बना रहा है, तो नॉर्मली वाइफ क्या करती है, वाइफ डाइवोर्स तक दे देती हैं। और ये एक तरीके से जो जानवर है, इस जानवर ने क्या किया, उसको जबरदस्ती मार पीट कर उसको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की गोलियां खिलाई इस औरत ने। ये आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर। तो सिचुएशन कितनी एक तरीके से आप लोग सोच सकते हैं क्रिटिकल है। और वो लड़की बेचारी वो इतनी सहमी हुई है, उसने कभी अपने घर वालों को बताया नहीं, बस मम्मी से बात किया करती थी, क्योंकि फादर साहब की डेथ हो गई थी कि हाँ कि मुझे यहाँ पर बहुत ही घुटन सी फील हो रही है, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर क्या हुआ, वो इतनी बुरी कंडीशन में आ गई कि उसको पैनिक अटैक आने लगे। तो उसको ले गए साइकोलॉजिस्ट के पास में, और वहां पर जाकर ये सारी की सारी कहानी आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखी हुई है। वहां पर जाकर उसने क्या है, ये सारी बातें बता दी कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। और उसमें बीच बीच में उसको पैनिक अटैक आ जा रहा था। ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखकर देखो। तो ये लंबे समय तक चली हुई एक कहानी है यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आज तक नहीं, ये पुरानी लंबे समय तक पूरी चली हुई ये स्टोरी है यहाँ पर जो आप लोगों के सामने है। और यहाँ पर इसका बेसिकली अभी जाकर पर्दाफाश हुआ है। ये इंसान जो है इसके ऊपर रेप के चार्जेस, और सबसे खतरनाक है पोक्सो के चार्जेस। ये जो चार्जेस हैं, अब ये नप गया, ऑफिसर की जो एक तरीके से जिंदगी है इसकी खत्म। अब ये बेसिकली अपनी लाइफ जो है, वो नहीं कहते कुत्तों वाली लाइफ जो जेल में मिलेगी, वो वाली लाइफ अब इसको समझ में आएगी, क्योंकि इसने हरकत इतनी खतरनाक की है, एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है इस शैतान ने। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। मुझे जो न्यूज़पेपर एनालिसिस बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था लगभग 2016 में, और तब से लेके आज तक का जब हम लोग बैठे हुए हैं 2023 में, मतलब इतने सारे रेप के केसेस, इतने सारे रेप के इंसिडेंट में पढ़ चुका हूँ जिसकी कुछ हद नहीं है। और ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखी होगी, सुनी होगी, समझी होगी कि 99% जो भी रेप का केसेस होगा, रेप का केस में जो भी यहाँ पर रेप करने वाला होगा, वो कोई ना कोई आसपास वाला ही इंसान होगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जिसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट करते होंगे, जिसके पास में आप लोग अपने बच्चों को छोड़ना सेफ फील करते होंगे। वही इंसान ऐसी हरकतें करता है। तो ये यहाँ पर लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कों के लिए भी है। बहुत सारे लड़के के भी ऐसे केसेस हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लड़कों के साथ में भी गलत हरकतें की जाती है, खासकर जो बच्चे होते हैं। शायद ही कोई इस धरती पर एक इतना सुरक्षित बच्चा होगा जो इस सेक्सुअल असोल्ट से बिना गुजरे निकल जाता है। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये रियलिटी है यहाँ पर। मतलब जितने मेरे पास में मेल आते हैं, जैसे कोई आर्टिकल आता है तो बहुत सारे मेल आते हैं मेरे पास में, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि सर हमारे साथ में भी इंसिडेंट हुआ है। वो अपने इंसिडेंट शेयर कर रहे होते हैं। इतनी बुरी बुरी कंडीशन होती है। ऐसे ऐसे भी इंसिडेंट है जहां पर खुद के मतलब एक तरीके से ऐसी ऐसी हरकतें, मतलब बोलने में भी मेरे मुंह की एक तरीके बोल सकते मेरी जीभ लड़खड़ा रही है कि भाई तक भी जो एक तरीके से चाचा मामा फूफा के जो बच्चे हैं उन्होंने भी यहाँ पर, और सगे भाई तक भी, इवन बाप तक ने भी बदतमीजी कर रखी है यार। अब सोचो मतलब कहाँ जाए इंसान, आप लोग ये बता दो एक मिनट के लिए।
तो ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है, मतलब सोचने में भी लग रहा है कि कहाँ रह गए हैं रिलेशनशिप। तो इसलिए अगर आपका बच्चा है तो सबसे पहली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बच्चे को किसी भी तरीके से, एक तो किसी के यहाँ भी पढ़ने के लिए मत छोड़ो, या तो हॉस्टल में छोड़ो, गर्ल्स है तो गर्ल्स हॉस्टल में, बॉय है तो बॉय हॉस्टल में, उसको किसी के घर पर मत छोड़ो, क्योंकि घर पर कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, भले कोई कितना भी सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, वो आप लोगों के सामने अच्छा बन सकता है पर लेकिन बाद में पता है किस तरीके की हरकतें करेगा। और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिसकी वजह से उनकी करियर तक, उनकी जिंदगी तक बर्बाद हुई है। और मेरे इस तरीके से कई सारे ऐसे मतलब आसपास में भी है जिनसे मेरी बात हुई एक दो बार, तो मैंने उनसे बातें की। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि जिंदगी बहुत अच्छा कर सकते थे पर लेकिन आज के में अपनी जिंदगी बर्बाद किए बैठे हैं जस्ट ऐसी हरकतों की वजह से। ये समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को? तो ये बात आप लोगों के लिए इसलिए बताई जा रही है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात जो है आप अपने तक ही रखो, ये अपने यार दोस्त रिश्तेदार तक भी आप लोग शेयर करो, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है और वो बच्चा जो है कभी उस पर्टिकुलर चीज से उभर नहीं पाता है, क्योंकि कई बार तो वो शेयर नहीं कर पाता है। और शेयर करने के बाद भी, अभी आप लोगों को याद है मैंने एक अभी वीडियो शेयर की थी, वीडियो नहीं है बेसिकली कि ये चैनल का लिंक है, ये यहाँ पर एक औरत है, इस वीडियो को आप लोग जाकर देखना, आप लोग अंदर से रो दोगे भाई साहब। इसकी जो पूरी स्टोरी सुनोगे, मैंने आप लोगों को बोला भी था, अंदर से मतलब रो दोगे का मतलब है रो दोगे, ऐसी सिचुएशन इस औरत ने झेली यहाँ पर। और इसकी बहन के साथ भी वही कंडीशन हुई। और लास्ट में जैसे मैंने बोला इसकी लाइन सुनना, इस वीडियो में जो लास्ट की लाइन है, मतलब जिंदगी में इतनी इतनी प्रॉब्लम है, उन्हें दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, वो आप लोगों को याद आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, इतनी बुरी कंडीशन इनके साथ में हुई। बाकी पोक्सो एक्ट की कहानी जो है वो आगे आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, अभी लेक्चर को आगे लेकर चलते हैं, जिससे कि आज का जो लेक्चर है इसमें क्या क्या डिस्कस करना है उसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बड़ा ही शानदार रहने वाला है। स्टार्टिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ब्रिक के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों के चक्षु खुलेंगे किस तरीके से इंडिया ब्रिक को लेकर कहां पर बैठा हुआ है। इसी के साथ में और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को यहां पर बेसिकली बताई जाएगी। वीडियो के एंड में जो बेसिकली शॉर्ट न्यूज रहती है उनको आप लोगों को अच्छे से एंजॉय करना है, क्योंकि वो न्यूज है जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक ग्रिप करेगी, जो करंट में जो भी चल रहा है उसके ऊपर, खासकर उनके साथ में क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इसी के साथ में वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट जो पहले आप लोगों से डिस्कस किया जा रहा था, यहाँ पर रामसर साइट, अभी नेशनल पार्क डिस्कस कर दिए, अभी यहाँ पर नेशनल पार्क जो है वो हम लोग कवर करेंगे। और इसी के साथ में आप लोगों के लिए डेली वोकैबुलरी रहती है जो कि आप लोगों का काफी अच्छे से इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करेगी। अगर आप लोग रियलिटी में इंग्लिश को लेकर चाहते हैं कि कुछ सीखने को मिले, तो आप लोगों को डेली एटलीस्ट कुछ शब्द सीखने चाहिए और उनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करना चाहिए। ये चीजें करके देखो, कुछ दिनों के अंदर ही आप लोगों को चीजें जो है कॉन्फिडेंस आने लगेगा। पर ये सारी चीजें डिसिप्लिन मांगती है, इसलिए सबके बस की बात नहीं होती है। मैक्सिमम 99% लोग जो है डिसिप्लिन के सामने हार जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि रेगुलरली आप लोगों को वो काम करना है और वो भी मन लगाकर इंजॉय करते करते फुल इफिशिएंसी के साथ में। जो इंसान एक बार डिसिप्लिन पकड़ लेता है वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाता है। तो ये जरूरी है जिंदगी में, अगर आप लोग चाहते हैं तो एक सही लाइफ जीना। ठीक है, बड़ी शानदार बात बोली गई यार, बोली गई कि इन द मिडिल ऑफ एवरी सिचुएशन लाइज अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग थे कोविड-19 के टाइम पर बर्बाद हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग थे कोविड-19 के टाइम पर करोड़पति हो गए। एक ही सिचुएशन है, एक को बर्बाद करके चलेगी, एक को करोड़पति बना के चलेगी। तो आप लोगों को देखना है कि हर आपदा में आप लोगों ने सुना होगा एक अवसर होता है, तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से इंसान जो है वो टूट रहा होता है और उसको कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जिस पे वो ट्रस्ट करता है, आगे लेकर चलता है और वहीं से उसकी जिंदगी जो है वो बन जाती है। तो जब भी आपको लगने लगे ना आप लोग टूट रहे हो, आप लोग ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, तो एक चीज फील करने की कोशिश करना कि दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज आप लोग फील कर रहे हो, और फील कर रहे हो तो इसका मतलब आप सोल्यूशन भी निकालोगे। सबसे खतरनाक चीज तो है कि जिंदगी बर्बाद हो रही है और भाई साहब इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो उसका तो वो नहीं कहते ऊपर वाला ही बचाए, उसका क्या होने वाला है। अगर जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप लोगों को दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोग उसको सुधारोगे, इसका मतलब है कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप रो झिझाओ जो भी करना है करो, पर लेकिन अब आप लोग उसका सोल्यूशन निकालोगे, ये यहां पर आप लोग बोल सकते हो। तो बहुत बड़ी बात होती है, अगर फील हो रहा है तो उसको होने दीजिए, कोशिश कीजिए कि उसमें जूझते रहिए, उसके साथ में कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप लोगों को जल्दी मिलेगा और इस तरीके से निकल के आओगे कि लोग जो है देख के कहेंगे यार क्या मिल गया इसको, ऐसा क्या कर दिया कि आज के दिन में इतना शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इंसान। तो आप लोग बस अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना। ठीक है, कल का दिन कैसा रहा यार और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो इसके बारे में जरूर बताना। और इसी के साथ में क्या आप लोगों ने आज की टू डू लिस्ट बना ली है? अगर हाँ तो बड़ी अच्छी बात है, अगर ना तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो पूरा दिन ऐसे जाएगा जैसे गधे के सर पे से सींग गए। अगर वो चीजें चाहते हो तो फिर उसका तो फिर क्या ही बोलूं मैं, और चाहते हो अच्छे से चीजें करना तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, तो इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
इंपॉर्टेंट डे है आज है 23 अगस्त और आज के दिन को इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन की बात की जाती है। स्लेव ट्रेड, जैसे मैं आप लोगों को जब भी स्लेव के बारे में बात करता हूं तो यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है दास प्रथा, बेसिकली जो पुराने टाइम में देखने को मिलती थी। 12 ईयर ऑफ स्लेव मूवी जिस किसी ने देखी अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है देखना, रो दोगे आप लोग देखने के बाद में, इतनी बुरी कंडीशन होती है स्लेव के साथ में। और ये जो मूवी है, ये मूवी जो है इसको ऑस्कर मिला हुआ है, आप लोग जाकर देखिएगा मूवी को तो आप लोग समझ पाओगे ये कंडीशन है। तो यहाँ पर इसको आज की डेट में भी कहीं ना कहीं ये किसी न किसी एक तरीके से रूप रंग में देखने को मिलती है। आज की डेट में भी कई सारे लोग जो है बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और आप लोगों ने देखा होगा फिर वहां पर उनके साथ में क्या होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यहाँ पर इसके अंदर में जो है बेसिकली प्रोविजन रखे ताकि इसको हटाया जा सके। 23 आर्टिकल, जैसे आप लोग जाओगे पार्ट 3 के अंदर में, संविधान के अंदर में, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर में जो आर्टिकल 23 और 24 है, ये यहां पर इसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं कि किसी इंसान को कैसे ट्रैफिक्ड, एक तरीके से ट्रैफिक होगी, ट्रैफिकिंग की जा रही है इंसान की, उसको पकड़ के ले जाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसके एक तरीके से देह व्यापार किया जा रहा है, फोर्स लेबर कराई जा रही है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। प्रोविजन यहां पर किया जाता है इसके द्वारा ताकि इन चीजों को रोका जा सके। और यहां पर आर्टिकल 24 तो ये बच्चों के बारे में बात करता है कि कोई भी बच्चा जो है वो इस तरह की कंडीशन से न गुजरे। यानी कि इतना खतरनाक ये एक सिचुएशन है जिसको देखकर आप लोग ये बोल सकते हैं कि संविधान के अंदर भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि क्या सिचुएशन यहां पर देखने को मिलती होगी पहले। और स्लेव के लिए एक सिंपल सा अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये कि जैसे घरों में आप लोग कुत्ता पाल लेते हैं, कई बार जानवर पाल लेते हैं आप लोग कोई भी, इसका मतलब ये कि वो आपके यहाँ पर खाना खाएगा और वहीं पर ही रहेगा, आपसे ना कोई सैलरी मांगेगा ना कोई आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा चीजें, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बिल्कुल ही देने कंडीशन है, उसका कोई ऑर्डर भी नहीं चलेगा, कोई उससे कुछ पूछेगा तो एक तरीके कोई उसकी मानेगा भी नहीं। यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग देख सकते हो। तो बड़ी ही खतरनाक ये सिचुएशन है जिसके ऊपर बेसिकली बोला जाता है कि काम करना जरूरी है, वरना यहाँ से चीजें जो है वो और ज्यादा खराब होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल हो रहा है यहाँ पर, हालांकि इसके बारे में डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि मणिपुर के अंदर में अगर असेंबली का सेशन नहीं बुलाया गया 2 सितंबर से पहले, तो यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, आर्टिकल बताइए, जो कल मैंने आर्टिकल बताया था, वो आर्टिकल का हनन हो जाएगा, संविधान का हनन हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बोला गया कि काम नहीं करेगी। तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ऐसी आशंकाएं यहाँ पर जताई जा रही थी। पर लेकिन अभी बोला गया कि 29 को यहाँ पर असेंबली सेशन होगा, ये बात बोली गई है। आप लोग यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर यहाँ पर आज की डेट में जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो होल सोल अथॉरिटी मानी जाती है। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा सेशन बुलाना है तो चलो भाई साहब सेशन बुलाते हैं और गवर्नर को बोलते हैं और गवर्नर को वो सेशन लगाना पड़ता है। पर लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल तो रही है गवर्नर को, पर गवर्नर सेशन नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर 2 कंडीशन होती है, अगर यहाँ पर सेंटर पे कोई और बैठा होता सरकार और स्टेट पे कोई और बैठी होती, अब तक ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया होता। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह सेम ही पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है, इसलिए यहां पर ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा इस तरीके से नहीं हुआ, वरना अब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता कि यहां पर हम लोग को सेशन नहीं लेने दे रहे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कई बार इस्तेमाल करती है गवर्नर का, आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नर की जो पोस्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि ये कई बार ये बोला जाता है कि गवर्नर जो है वो कंट्रोल करते हैं यहाँ पर असेंबली के अंदर भी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो असेंबली के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ये किसके थ्रू, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है गवर्नर के थ्रू यहाँ पर ये काम करने का काम करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर के अंदर में बोला था कि अगर कल को चाहते हैं आप लोग यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर जो पोस्ट ढंग से काम करे, तो गवर्नर जो है वो सर्वेंट नहीं है यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बोला है, पर लेकिन आज तक भी गवर्नर की पोस्ट है जो उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यार, जिसके बारे में काफी सारे आर्टिकल आते हैं। हालांकि अब जो है गवर्नमेंट को लगा कन्विंस हुई तो उन्होंने यहाँ पर इसका सेशन जो है वो सेशन लगाने की बात यहाँ पर की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। जब कल मॉडल आंसर पोस्ट किया गया तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर जो आप लोगों को डेमो आंसर दिया गया था उसमें यहाँ पर 2 केसेस का नाम लिखा था। ठीक है, एक तो यहाँ पर था डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो यहाँ पर डिस्कस किया गया था। और दूसरे केस का नाम यहाँ पर दिया गया था बेसिकली कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 का। और यहाँ पर इसके साथ में एक बच्चे के द्वारा ये स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड किया गया, मतलब एक तरीके से इसको लेकर बोला कि सर ये जो केसेस वगैरह यहाँ पर लिख रहे हैं, इन केसेस को क्या यहाँ पर बेसिकली जरूरी है लिखना,
ये बात यहाँ पर बोली गई। रीजन क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पर जब आंसर लिखने जाते हैं ना, अगर ये इस तरह के केसेस आप लोग वहां पर डाल देते हैं कि हाँ ये केसेस है, उस आंसर का वेटेज बढ़ जाता है, उस आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो गवर्नर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हालांकि प्रोवाइड करा देती है, पर लेकिन आप लोगों को जो भी केस होता है ना, उसको ये A4 साइज की शीट पर लिख लिया कीजिए कि गवर्नर से रिलेटेड केस है, ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड केस है, ये वुमेन से रिलेटेड केस है, ये रिजर्वेशन से रिलेटेड केस है। तो उसको जब कई बार आप लोग लिख लोगे, जब आंसर राइटिंग आप लोग करते हो, तो वो चीजें आप लोग के याद रहने लगेगी, और जब एक बार चीजें याद रहने लगी तो फिर आप लोग बहुत ही अच्छे से आंसर लिख पाओगे। आप लोग देखना कई सारे बच्चे कितना प्यारा आंसर लिख रहे हैं, आप लोग देखना, आप लोगों को समझ में आएगा कि मतलब तसल्ली में एक तरीके से वो चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, ये कला है, ये माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। रेगुलर आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिए, आराम से ये कला आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है। आखिर क्यों बताया मैंने, इसलिए बताया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहां से कि वो कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये बताया जाता है कि यहां पर जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। उस केस का नाम आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन सही आंसर देता है यहां पर। बाकी ब्रिक के बारे में अभी मैं बहुत शानदार तरीके से पूरा आर्टिकल डिस्कस करूंगा। और चंद्रयान 3 जो है यहां पर वो लैंड करने जा रहा है। ये बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा यार, ये एक तरीके से हर एक भारतीय के लिए एक ऐसी बात है, गर्व करने वाली बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो देखते हैं कितनी शानदार तरीके की हमारी जो परफॉर्मेंस रहती है, और ऊपर वाले से दुआ करना कि यार आराम से, शांति से, प्यार से लैंडिंग हो जाए, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसमें रसिया अभी फेल हुआ है, इसमें जापान फेल हो चुका है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट एजेंसी फेल हो चुकी है। चाइना बड़ी आसानी से लैंड करा पा रहा है, पर लेकिन दूसरी एजेंसी नहीं करा पा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऐसा मूवमेंट होगा पूरे देश के लिए जो कि प्राउड मूवमेंट होगा, और यहाँ पर बस यही हो कि एक तरीके से लैंड कर जाए, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है वो यहीं पर ही आकर मात खाया था। सॉफ्ट लैंडिंग कराना सबसे टफ टास्क होता है, वो भी लास्ट के 15 मिनट आप लोग बोलिए जब लैंड कर रहा होता है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो जितना आसानी से यहां पर हो जाएगा उतनी ही आसान चीजें चलेंगी। वहां पर जाकर जो लैंडर है वो रखा जाएगा, उसमें से रोवर निकल कर आएगा, वो वहां पर सतह पर घूमेगा, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है इस पर्टिकुलर मिशन का। तो बस यही दुआ मनाओ कि यार यहां पर ये लैंड हो जाए। और वही वाली बात हो नहीं, वीडियो वायरल हुई थी, वो लैंड करा दे, 2-4 रुपए फालतू ले लिए लैंड करा दे तो लैंड हो जाए यार ऊपर वाले से, बस यही है, बस मजा आ जाएगा जिंदगी जीने में यार। बाकी कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, 2 आंसर राइटिंग ग्रुप हैं सर, ये 2 आंसर राइटिंग ग्रुप कौन से हैं। एक तो आंसर राइटिंग ग्रुप जो है वो वीर तालियान के नाम से है, वो बिल्कुल फ्री है, वहां पर डेली क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं और रेगुलर कई सारे बच्चे वहां पर अपना आंसर देते हैं। तो आप लोग भी अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। तो वहां पर आप लोग रेगुलर अपनी इंगेजमेंट दिखा सकते हैं। बड़े ही प्यार से बहुत सारे बच्चे वहां पर आंसर देते हैं, आप लोग जाकर देखना, मजा आ जाएगा। ये फ्री है। एक दूसरा आंसर राइटिंग ग्रुप है जिसके लिए आप लोगों को 499 पे करना है। वहां पर जो टीचर है वो डेमो आंसर पोस्ट करेंगे, और ये 499 जो है ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को हर महीने पे करना है, नहीं, ये बेसिकली एक तरीका बोल सकते हैं आप लोग लाइफ टाइम एक्सेस ग्रुप है आप लोगों के लिए। जब तक आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी है आप लोग करते रह सकते हैं। यहाँ पर ये एक ऐसा ग्रुप यहाँ पर क्रिएट किया गया है, बस 1 टाइम पेमेंट है यहाँ पर। ये आप लोग स्टेट फीसेस की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग एक अच्छे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेमो आंसर भी साथ साथ में मिलेगा, जिससे कि आप लोगों का कोई आंसर अगर रिव्यू नहीं कर रहा है तो आप लोग ये चेक कर पाओगे कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो दोनों में से जो भी आप लोग कंफर्टेबल लगे वो आप लोग ज्वाइन कीजिए, पर लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए क्यों रखी गई है कोस्ट इसलिए रखी गई क्योंकि रेगुलर एक पर्टिकुलर पर्सन लगे हुए हैं वहां पर, तो वहां पर आप लोगों के लिए आंसर पोस्ट करेंगे। इसी के साथ में दूसरे टीचर के भी आंसर वहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया या फिर आगे ज्योग्राफी वगैरह दूसरे भी। तो इसमें ये होगा कि यहाँ पर उनकी पेमेंट भी करनी है, तो यहाँ पर मंथली पेमेंट करनी है उनकी। तो आप लोगों को तो एक बार बस 499 पे करने हैं, लाइफ टाइम एक्सेस मिल गया आप लोगों के लिए, पर इनकी सबकी मंथली पेमेंट जानी है। और ये एक तरीके से आप लोगों को इतना फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग रियलिटी में अगर चाहते हैं सिलेक्शन लेना किसी भी ऐसे एग्जाम में जो कि गजेटेड लेवल का है, वहां पर राइटिंग जरूर करनी है। और राइटिंग अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर भाई साहब मार खाते हुए नजर आओगे। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, चाहे यहां करिए चाहे कहीं और करिए, पर आंसर राइटिंग जरूर करिए। ये आप लोगों का कर्तव्य है, अगर रियलिटी में आप लोग सीरियस तरीके से चाहते हैं, अपनी जिंदगी के कीमती टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। वरना किसी भी इंसान से पूछ लें जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ कि आंसर राइटिंग नहीं की थी, तो ये सबसे खतरनाक पार्ट होता है। ओके दोस्तों, ब्रिक एक ऐसा नाम है, जब भी इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो सीधे सीधे दिमाग में एक पिक्चर आती है कि इंडिया और चाइना जो है वो आमने सामने आने वाले हैं, और उसके चलते बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आप लोगों को कई सारे एंगल जानने को मिलेंगे कि दुनियादारी में किस तरीके की चीज़ें चलती हैं। उन्हें कहते हैं कि एक ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है उसको अंडरस्टैंड करना आप लोगों का बेसिकली यहाँ पर एक
नजरिया आप लोग क्रिएट होने वाला है यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर। और इसी के साथ में यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये ग्लोबल साउथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा न्यूज में है यहाँ पर। इसके बारे में भी काफी तसल्ली में मैं डिस्कस करूंगा। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें बहुत सारी चीज होगी, यानी कि इसमें स्टैटिक भी होगा, इसमें करंट भी होगा, इसमें कई सारे टॉपिक्स का मिक्सचर भी होगा। ये आप लोगों का एक तरीके से जो चीजों को समझने का, देखने का नजरिया भी चेंज करने वाला है। आखिर कैसे, वो बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। जो ब्रिक की लास्ट समिट हुई थी इंडिया के अंदर में, यानी कि लास्ट मतलब जो इंडिया के अंदर में हुई थी इससे पहले वाली समिट, वो आप लोगों को ये बताना है किस ईयर में हुई थी, यानी कि हमारे देश में कब हुई थी मीटिंग। इससे पहले वाली जो मीटिंग हुई थी वो चाइना के अंदर में हुई थी, तो इंडिया के अंदर में कौन सी हुई थी, क्योंकि ये ब्रिक की जो है 15वीं मीटिंग आप लोगों को कहां पर, साउथ अफ्रीका में देखने को मिल रही है, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो शिरकत यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामपोसा, जो कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी हैं। और ब्रिक एक ऐसी मीटिंग होती है जिसमें यहाँ पर जिस भी देश के अंदर में बेसिकली यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है, उसी देश के जो लीडर होते हैं वो इसके लीडर बनते हैं। तो हमारे देश में होती है तो हमारे लीडर बनते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो गए, और वहां पर जो है उनके लीडर बन गए यहाँ पर। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। अभी अगर इंटरनेशनल सिनेरियो को आप लोग थोड़ा समझना चाहते हैं तो कई बार हमारे पास में इस तरीके से चीजें रहती हैं कि इंडिया जो है वो किसकी साइड में है, यानी कि इंडिया जो है वो किसकी साइड रहकर अपना काम करेगा। एक साइड में पहले हुआ करता था कि यूएसए वर्सेस रसिया, पर लेकिन रसिया की आज के डेट में जैसी खस्ता हालत हो गई है, तो ये यूएसए वर्सेस रसिया तो नहीं रहा खैर आज की डेट में। अब यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें हो गई हैं वो यूएसए वर्सेस चाइना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जब भी यहाँ पर ब्रिक जैसा या फिर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसा कोई भी समिट यहाँ पर होता है, तो ये पूछा जाता है कि इंडिया किसके साइड में है। तो पहले तो इंडिया हुआ करता था कि भैया चलो इंडिया जो है रसिया की साइड में है या फिर इंडिया जो है यूएसए की साइड में है। अब इंडिया जो है वो यहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करता, इंडिया बोलता है कि हम लोग अपनी साइड में है। मतलब जयशंकर साहब की नई थ्योरी है कि हम लोग अपनी साइड में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि भाई साहब जिस देश के साथ में मिलकर हमारे देश का जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली अच्छा रहेगा, हमारे देश को फायदा होगा, उसी के साथ में हम लोग यहाँ पर रहेंगे। यानी कि हम लोग इसके चपेटे में नहीं आएंगे कि भाई साहब ये यूएसए के साइड में है, ये चाइना के साइड में है, ये रसिया के साइड में है। हम अपने साइड में हैं जिसमें हमारे इंटरेस्ट जो है वो सही रहेंगे, उसमें हम लोग यहाँ पर अपना काम करेंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहाँ से उठाया? ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूएसए से उठाया। यूएसए हम लोग को बोला करता था कि यार पाकिस्तान के साथ में मेरे अलग इंटरेस्ट हैं, तुम्हारे साथ में अलग इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वही हथियार पाकिस्तान को बेच रहा है, वही हथियार हमको बेच रहा है। हम कह रहे हैं ये तो दोगलापन है। यूएसए ने बोला ये मेरा इंटरेस्ट है, इंडिया ने बोला ठीक है, बड़ी सही थ्योरी पढ़ाई भाई। ये थ्योरी तो हमको बहुत दिनों से जरूरत थी। लोग पूछते थे हम लोगों से कि हम लोग किसकी तरफ में हैं, आपसे हम भी बोला करेंगे हम लोग अपनी साइड में। तो उसी तरीके से इंडिया ने जो है फिलहाल अपना मुद्दा जो है वो काफी हद तक क्लियर कर दिया है। हम इसी मुद्दे पर पैलेस्तीन भी जाते हैं और इसी मुद्दे पर हम लोग इजराइल भी जाते हैं। इजराइल को पता है कि पैलेस्तीन के साथ में हमारे कैसे रिलेशन है, तो इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल अब एक तरीके से क्लैरिटी होती है, यहाँ पर नजर आती है कि हम लोग कहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि हम लोग अपने इंटरेस्ट को लेकर साथ में चल रहे हैं। पर लेकिन इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में अगर यहाँ पर आप लोग देखो जरा सा भी अगर यूएसए जो है वो एक बार को आगे बढ़कर आए, तो यूएसए दुनिया को डोमिनेट करता है कि दुनिया में अपनी दादागिरी चलाता है, और अगर चाइना आगे निकल कर आता है तो दुनिया में अपनी दादागिरी चाइना चलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो भी ज्यादा उभर कर सामने आएगा वही अपनी दादागिरी चलाएगा। इसीलिए इंडिया कहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, यानी कि जैसे पहले यूएसए और यूएसएसआर हुआ करता था, भाई साहब दो बंदे बैठकर पूरी दुनिया घुमा रहे थे, एक साइड में यूएसए, दूसरी साइड में यूएसएसआर, बोल रहे हैं कि तुम हमारी साइड हो, तुम हमारी साइड हो। मतलब इतना पैसा, इतना उस टाइम पर रिसोर्सेज जो है फूके गए ना इन देशों के द्वारा दूसरे देश को अपनी आइडियोलॉजी में लाने के लिए कि ये कैपिटलिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है, ये मतलब इतना ज्यादा तकड़ा चला है जिसको कोल्ड वॉर आप लोगों ने बोल दिया। वो यही मुद्दा चलता था। इंडिया ने बोला यार किसी की साइड में नहीं रहेंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर यूएसए पापा बन के सबकी पिटाई करेंगे और यूएसए हट गया तो चाइना सबके सर पे तांडव करेंगे, ये नहीं होने देंगे। अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो दुनिया को चलाएगा, ना कि कुछ पावर जो है वो दुनिया को चलाएगी। पर फिर भी एक बार को अगर यूएसए जो है वो दुनिया को चलाता है तो फिर भी सही है। अगर चाइना दुनिया को चलाएगा ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए चाइना दुनिया को न चलाए, क्योंकि चाइना चलाएगा तो हमारे साथ में वो कभी भी अपने अच्छे संबंध नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसकी हरकतें ऐसे हैं। वो चाहे अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लो आप लोग यहाँ पर, और चाहे यहाँ पर जो आज की डेट में
खासकर हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, खासकर आज के में लद्दाख वाला रीजन बोलिए, वो वहां पर चाइना के कंट्रोल में है। तो ये सारे के सारी चीजों पर अपना वर्चस्व दिखाना और बार बार गंदी हरकतें करना हमारे साथ में, इस तरीके से आप लोग देखते हैं लंबे समय तक एक तरीके से घुसपैठ करते हैं हमारे एरिया में आकर, तो हमारे लिए किसी भी हद से आप लोग ये नहीं बोल सकते कि चाइना एक अच्छा मित्र के तौर पर आप लोग इसको देख सकते हो। तो इसलिए चाइना को अच्छा मित्र जो है नहीं हम लोग मानते किसी भी तरीके से। पर लेकिन एक होता है रियलिटी और एक होता है बेसिकली आइडियलिज्म, यानी कि हम लोग अभी बोलने लगे कि चाइना के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, चाइना को दुत्कार दो, ये पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर आप लोग देखते हैं, चाइना एक ऐसा देश है जिसके ऊपर हम लोग काफी हद तक आज की डेट में डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल बोल दें कि चाइना जो है ऐसा है, चाइना वैसा है, चाइना को छोड़ देंगे और हम लोग भावनाओं में आकर, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में अगर यूएसए के बारे में बात करें, यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनके जो लड़के हैं उनका भी दुनिया भर का व्यापार है आज के डेट में चाइना के साथ में। तो एक लिमिट तक ही यहां पर कोई किसी कंट्री के साथ में गलत हरकत कर सकता है, क्योंकि हर एक देश के एक दूसरे के साथ में इंटरेस्ट सधे हुए हैं यहां पर। तो ये पूरा मुद्दा आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को एक पूरा एक ब्यौरा यहां पर बताने की कोशिश की है कि आज की डेट में दुनियादारी में चल क्या रहा है। अभी जो ब्रिक की मीटिंग हो रही है यहाँ पर, इसमें मैं आप लोगों को कई सारी बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जोहान्सबर्ग जो आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर ये मीटिंग हो रही है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर है यहाँ पर, और सिरिल रामाफोसा जो है वो यहाँ पर बेसिकली इसको हेड कर रहे हैं। अब कुछ बातें बेसिकली यहाँ पर एक शब्द बोला गया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में ही, ग्लोबल साउथ। ब्रिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ही, उससे पहले एक टर्म समझ लेते हैं जिसको ग्लोबल साउथ बोला गया है। देखो, ग्लोबल साउथ को समझने के लिए आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक साइड में अमीर है और एक साइड में गरीब या फिर डेवलपिंग कंट्री आप लोग बोल सकते हैं। इस पर्टिकुलर बेसिकली डेवलपिंग बोल लीजिए चाहे गरीब बोल लीजिए। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर यह कि जो ये रेड रेड दिख रहा है ना, ये वो सारे देश हैं जो कि अपने आप को बहुत ही साहूकार अमीर देश बोलते हैं। और जो यहाँ पर ये दूसरा रीजन बच गया, ये वो देश हैं जो कि अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलपिंग कैटेगरी में रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से अपने आप को कुछ गरीबी की तरीके से दिखाने की कोशिश भी की जाती है कई बार। ये कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ग्लोबल साउथ वाला, ये 1980 में यहाँ पर दिया गया, और एक लाइन का नाम दिया गया यहाँ पर जिसको बोला गया यहाँ पर बेसिकली बांडेड लाइन, ठीक है, BRANDT। तो ये जो लाइन थी, ये लाइन बेसिकली डिवाइड कर रही थी कि ये ऊपर वाली कंट्री जो है ये बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है, और नीचे वाली कंट्री जो है वो लेस डेवलप कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इसने दुनिया को डिवाइड किया यहाँ पर इस पैटर्न में कि एक तरीके से ये बोले जाने लगा कि ग्लोबल साउथ, और एक तरीके से यहाँ पर जो वर्ड है नॉर्थ और साउथ में डिवाइड हो गया। यहाँ पर चाइना नहीं सॉरी, यहाँ पर जो है आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ओनली ऐसी कंट्री है जो कि साउथ के यहाँ पर अलग देखने को मिलेगी, वरना सारे देश जो है वो मिले जुले आप लोगों को ऊपर यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पर ये माना जाता है कि ग्लोबल साउथ का मुद्दा अगर कोई होता है तो वो मुद्दा इनका दुनिया का मुद्दा बन जाता है। पर लेकिन अगर कोई ग्लोबल नॉर्थ का मुद्दा अगर कोई होता है, अमीर देशों का मुद्दा इनका मुद्दा बन जाता है। पर लेकिन ग्लोबल साउथ का कोई मुद्दा होता है तो वो इनके लिए मुद्दा नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, आज की डेट में पूरा जो नॉर्थ है, ये वाला पोर्शन जो अपने आप को अमीर देश बोलते हैं, इनका बस एक मुद्दा है, वो है यूक्रेन वॉर। मतलब कहीं भी जाएंगे, चाहे चाय पी रहे हैं यूक्रेन वॉर, चाहे कॉफी पी रहे हैं यूक्रेन वॉर, खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर को उठाकर बस पूरा मुद्दा क्या है कि रसिया को कैसे सप्रेस करना है, ये इनका पूरा आज के दिन फोकस चल रहा है। मतलब इनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है आज की डेट में कि म्यांमार में क्या हो रहा है, इतने दिनों से वहां पर एक तरीके से आर्मी रूल कर रही है, क्या कंडीशन वहां पर बनी हुई है। अफगानिस्तान को तो छोड़कर भाग गए भाई साहब, बीच में अफगानिस्तान को बीच में छोड़कर भाग गया, बोला कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पर शांति बना के रखना, उसको बीच में छोड़कर भाग गए। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी कंडीशन है इन देशों की, ये किस तरीके से, इनका मतलब इनको ये तरीके से ये है कि पूरी दुनिया में अपना इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ भाई साहब ये दिक्कत है। जो इनका वो नहीं कहते कि तुमको बुखार हो रखा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो रखी है, तो पूरे घर की तबीयत खराब हो रखी है, और पूरे घर में और सबकी तबीयत खराब हो रखी है, उससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तुमको लग रहा है कि हाँ ठीक है कुछ नहीं है तो चलता रहता है, पर तुमको जुकाम हो जाए तो लगे कि पूरे घर की तबीयत खराब हो रखी है। तो वो वाली कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। यूक्रेन की लड़ाई की वजह से पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो है भुखमरी मरने वाले थे यहाँ पर बहुत सारे लोग। ये बोला गया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लीडर्स के द्वारा यूएन में टेबल पर चढ़कर कि भाई साहब इतने लोग कोरोना वायरस की वजह से नहीं मरे जितने लोग रसिया और यूक्रेन की वार से मरने वाले हैं। और भाई साहब पूरे जो भी यहाँ पर ये पूरे जो अमीर देश हैं इनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन कौन मर रहा है क्या जी रहा है, बस इनका इंटरेस्ट जो है वो सधना चाहिए। तो ये चीजें पहले चल जाती थी, पर लेकिन आज की डेट में लोगों को समझ में आने लगी है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह कि जब तक हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ना,
तब तक हमारी चीजें जो हैं हमको ज्यादा समझ में आती नहीं है। आप लोग पेरेंट्स के बारे में ले लो, पेरेंट्स जो है हम लोग को सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, मतलब हमारी ऐसी ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं जो हम भी नहीं सोच पाते हैं। यार हाँ, पापा को पता है, मम्मी को पता है कि ये चीज खत्म हो गई, पैसा दे देते हैं एक्स्ट्रा, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन जिस दिन हमारे सर पे से पेरेंट्स का साया उठ जाता है, उस दिन हम लोग को पता चलता है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लड़खड़ा कर चलना सीखने लगते हैं, फिर हम लोग को दुनिया समझ में आने लगती है, और फिर हम लोग आगे चलकर जो है मैच्योर हो जाते हैं, और फिर हम लोग को भी चीजें संभालनी आ जाती है। तो हम लोग एक लर्निंग फेज से फिर हम लोग एक डेवलप फेज में आ जाते हैं कि हाँ भाई साहब, ये प्रॉब्लम झेलकर हम लोग आ गए हैं। तो आज की डेट में इंडिया जो है वो उसी फेज में आ चुका है, या फिर ग्लोबल साउथ जो है वो उसी फेज में आ चुका है, क्योंकि यहां पर भी आज की डेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं, यहां पर भी आज की डेट में प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और दुनिया में बेचे जा रहे हैं। हमारी जो जेनरिक दवाई, जो फार्मा इंडस्ट्री है, उससे ये दुनिया जो है खासकर यूएसए और ये सारे मतलब इतने फ्रस्ट्रेट थे जिसकी कुछ हद नहीं है, क्योंकि हमारी दवाइयों का दबदबा पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा था। इसीलिए उसकी नेगेटिव इमेज फैलाने की कोशिश की गई। रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा भी, उसके बारे में डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि पूरे मुद्दे को अगर ध्यान से समझोगे कि ये चाहते हैं कि ये जो माल जो है वो बनाते रहें और अपना माल लाकर यहाँ पर बेचते रहें, इंडिया में और चाइना में या फिर दूसरे अफ्रीकन देशों में, और यहां से रिसोर्सेज निकाल कर ले जाते रहे। यानी कि पहले जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, आज की डेट में वो डेवलप देश यहां पर ये काम करते हुए नजर आते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर ये नॉर्थ और साउथ का जो डिवीजन है, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, जिसको ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ बोलते हैं। तो अमीरी और गरीबी की रेखा भी आप लोग इसको बोल सकते हैं आज की डेट में। अगर कोई क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ ले तो इसको लेकर आप लोगों के माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा एक बेसिक थ्योरी मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दी, जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी दादागिरी नहीं चलनी चाहिए किसी की, और इंसान को दूसरों के कंधों पे हाथ रखकर चलना सीख सकता है। पर लेकिन जब दौड़ना होगा ना भाई साहब, अपने ही पैरों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर किसी भी एक तरीके से चीज को आप लोग कंट्रोल करके नहीं रख सकते। और खासकर सबसे बड़ी बात क्या है, पहले चाइना के ऊपर सबकी डिपेंडेंसी हुआ करती थी। आज की डेट में जब से कोविड-19 में चाइना से सबने लात खाई, उसने जिस तरीके का लॉकडाउन लगाया, भाई साहब दुनिया ने मैन्युफैक्चरिंग के दूसरे तरीके ढूंढने स्टार्ट कर दिए। अब तब से लेकर बहुत सारी कंपनी आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में, बांग्लादेश में, ऐसे ऐसे देश में जा रही है जहां पर उनको सस्ती लेबर मिलती है और अपना काम निकल जाता है। तो ये कंडीशन समझ सकते हैं। तो ग्लोबल साउथ जो है वो मार्केट है आज की डेट में। इसमें इंडिया जो है आप लोगों को पता है दुनिया में सबसे पॉपुलस कंट्री है आज की डेट में, चाइना को पीछे छोड़कर हम लोग सबसे टॉप पर बैठे हैं। तो हमारे साथ में हर एक कंट्री चाहता है कि अच्छे रिलेशन बना के रखे जाए। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो मार्केट ही है ना। मार्केट के तरीके से देखा जाता है कि भाई साहब इतने सारे लोग हैं, खाने पीने पहनने सारी चीजों के इनको प्रोडक्ट चाहिए, तो ला कर दबाकर बेचो और यहां पर पैसा कमाओ। ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रिक है, अब बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की गई थी कि भाई साहब इसमें कई सारी मतलब एक तरीके से ना जो समझने की कोशिश की गई थी, दूर से बैठा हुआ इंसान बोलता है अच्छा ऐसा कुछ होता तो वैसा मजा आ जाता। तो दूर से बैठा हुआ इंसान था जिसका नाम था मिस्टर जिम ओ'नील। इनके द्वारा बोला गया, जो कि गोल्डमैन सैक्स के यहाँ पर एक तरीके से कनेक्टेड पर्सन थे इस पर्टिकुलर कंपनी से। इनके द्वारा बोला गया कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना अगर साथ में आ जाएं, उन्होंने शब्द जो उस टाइम पर दिया था वो ब्रिक दिया था। ये एस साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ गया। और आज की डेट में ये माना जाता है कि 60 से 70 कंट्री ऐसी हैं जो कि आज की डेट में यहाँ पर ब्रिक के साथ में कनेक्ट होने के लिए तैयार है। यानी कि ब्रिक को एक अलग ही तरीके से आज के डेट में लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसकी मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली थी वो सबमिट हुई थी इसकी रसिया के अंदर में 2009 में। और यहां पर ये बेसिकली जो लॉन्च किया गया था 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। पर लेकिन आगे इन्विटेशन दिया गया कि चलो यार साउथ अफ्रीका को बुला लेते हैं, अच्छा देश है। तो यहां पर ये 2010 में साउथ अफ्रीका इसके अंदर में इंक्लूड हो गया। पहले ब्रिक था, फिर ब्रिक्स बन गया। ये टोटल ब्रिक्स में अगर आप लोग बात करेंगे, ये 27% वर्ल्ड का लैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना भी है इसमें, रसिया भी है इसमें और इंडिया भी है इसमें। तो दुनिया की सबसे बड़ी लैंड और 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन। इंडिया और चाइना हो गए, बोलने वाली कोई बात ही नहीं रहे। तो दुनिया में 42% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 24% वर्ल्ड की जीडीपी, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसको आप लोग बोलते हैं, और 16% ग्लोबल ट्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। और प्रोड्यूस करते हैं 33% वर्ल्ड फूड। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा गेहूं के बारे में जब बात की थी हम लोगों ने, तो दुनिया में भुखमरी आ गई रसिया और यूक्रेन की वजह से। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कितना ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने अपना खुद का बैंक बना रखा है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको ब्रिक बैंक बोलते हैं। और यहां पर 2014 में जब ब्राजील के अंदर में समिट हुई, तो यहां पर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक का उद्घाटन किया गया। अच्छी बात यह थी कि यहां पर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो इंडिया के केवी कामत साहब थे। यहां पर
ब्रिक का खुद का कंटिजेंसी रिजर्व है जिसको सीआरए बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? अकस्मात फंड आप लोग इसको बोल सकते हैं कि इमरजेंसी फंड। ऐसे नहीं घर से पैसे आए तो निकाल के 500 रुपए अलग से रख लिए कि इमरजेंसी में काम आएंगे, तो वो यही वाले इमरजेंसी फंड है, ठीक है, जिसको आप लोग सीआरए बोलते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व फंड। ये रिजर्व अरेंजमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि ब्रिक का पार्ट है, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार पूछी जा सकती है ब्रिक बैंक के बारे में। तो यहाँ पर ये ब्रिक स्टेट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। पांचवी जो मीटिंग थी यहाँ पर डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर में 2013 में, तो यहाँ पर एग्री हुए थे। और फिर यहाँ पर जो बेसिकली ब्राजील के अंदर में जो फोर्ट ले जाता है, यहाँ पर जाकर इन्होंने इसका ढक्कन खोला। और जो 7th जो ब्रिक की समिट हुई थी जुलाई में, यहाँ पर एंट्री करके एग्रीमेंट में न्यू डेवलपमेंट बैंक के, यानी कि प्रोसीजर के थ्रू होता है ना, तो यहाँ पर ये प्रोसीजर के थ्रू इसको डेवलप कर दिया गया कि फाइनेंशियल और जो भी यहाँ पर एक तरीके से डेवलपमेंट कोऑपरेशन करेंगे, खासकर जो इमर्जिंग मार्केट है जहां पर पैसे की जरूरत है। तो आप लोगों को पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाते हैं, IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। तो चाइना ने बोला कि उनका अस्तित्व खत्म करके रख दूंगा, अब हमारे ऊपर बेसिकली एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि हम लोग खुद का एक बैंक बनाएं और फिर इसको लेकर चले। एम यही है कि कैसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं। हेडक्वार्टर सबके अपने घर में बना लिए चाइना ने, संघाई के अंदर में इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है बताइए? मेंबर ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। ये ध्यान रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें ये मत सोचना कि इसमें जो है मेंबर बस ब्रिक के मेंबर हैं, ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना। वोटिंग जो है ईच जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पर उनको असाइन की गई 1 वोट। तो यहाँ पर जो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। और नन ऑफ द कंट्री हैव द वीटो पावर, क्योंकि जिस तरीके से यूएन में वीटो पावर देकर पछताए हुए हैं कि 5 देश वीटो पावर लेके बैठे हैं, रसिया, यूएसए, इसी के साथ में जो हो गया यूके, फ्रांस और चाइना। मतलब ये दुनिया को टहला रहे हैं जो वीटो पावर के नाम पर। इसका मतलब ये होता है कि जब चाहे जिसको चाहे वहां पर इसको रोक सकते हैं। अगर ये 5 देश सहमत हैं तो वो मुद्दा आगे बढ़ेगा, और ये 5 सहमत नहीं है, यानी कि एक तरीके से इनको पसंद आया तो भाई साहब सबको पसंद आना चाहिए, वो वाली बात है। तो इसलिए यहाँ पर पछता रहे हैं, तो इसलिए वही बात है कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, अब कहीं पर भी वीटो पावर की बात नहीं करते हैं। और यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे, और अभी यहाँ पर पैटर्न चेंज भी होता रहा है। जैसे ग्लोबल नॉर्थ बोल दिया तो यूएसए, कनाडा, यूरोप, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ग्लोबल साउथ बोल दिया तो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोग याद रखते हैं। ऐसे ही अर्लियर यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड बोला जाता था, ठीक है, तो रेफर किया जाता था एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे। तो यूएसए, यूएसआर और नॉन अलाइड, तो इस तरीके से यहाँ पर बोला जाता था। जो यूएसए इसके साथ में है फर्स्ट वर्ल्ड, फिर सेकंड वर्ल्ड जो यूएसआर के साथ में है। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच आया, कोर जोन बना दिया, इसी के साथ में पेरिफेरल बना दिया और सेमी पेरिफेरल बना दिया। मतलब ये ऐसी चीजें जो पहले चलती थी, अब तो आप लोग इनको बेसिकली बता दे रहा हूं, पर लेकिन आज की डेट में इनकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज बोला गया कि वेस्टर्न कंट्री जो है वो ग्रेटर लेवल पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, प्रोस्परस है, और दूसरे वाले जो है कम डेवलप है। पर फिलहाल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो आप लोगों को याद रखना है, ये है नॉर्थ और साउथ का, जो जगह जगह बार बार आप लोगों को इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनिशिएटिव फॉर द साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की गई। भाई साहब साउथ साउथ मतलब जब इन्होंने ग्लोबल साउथ बोल दिया कि ये जो देश है ये बेसिकली गरीब है, तो इन्होंने बोला ठीक है भाई साहब मिलकर अपना जुगाड़ करते हैं। तो यहां पर इनके द्वारा कोशिश की गई कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक बना ले अपना मिलकर। इसी के साथ में यहां पर इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ने मिलकर IBS से बना लिया। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये तक यहां पर डे तक सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि लोग जो हैं वो इसके बारे में बातें करें कि ये गरीब वाले एरिया है, इनको डेवलप करना है, ठीक है। ये ऐसा बोल सकते हैं जैसे अपने देश के अंदर में आप लोग आओगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये क्या हो गया, ये पिछड़े हुए एरिया है, इनको आगे लेकर आना है, ठीक है। रोड ब्लॉक क्या है डेवलपमेंट में, सबसे बड़ा तो है ग्रीन एनर्जी फंड। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, गरीबों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि उनके पास में फंड नहीं होता है, ठीक है। अमीरों में क्या रहता है, उनके पास में बेइंतहा फंड रहता है, और उसी के बेस पर यहाँ पर ये गरीबों को सप्रेस करते हैं। चाइना अपने में सबको कैसे मिला रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो एक नाम है, पूरा मुद्दा यह है कि सबको अपने कंट्रोल में करना है पैसे के दम पर, ठीक है। डायरेक्टली किसी को पैसा देंगे तो ये कहेंगे यार पैसे से खरीद लिया उसने, पर यहां पर क्या है, यहां पर सीधी सीधी बात यहां पर यह कि भाई साहब डेवलपमेंट करेंगे तुम्हारे देश में। रसिया और यूक्रेन की वार जो है खूब वो इतने ह्यूज इंपैक्ट डाल रही है। यहां पर चाइना का इंटरफेरेंस जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को एक साइड में कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नजर आता है। कई बार यूएसए की हेजेमनी होती है तो वो भी दिक्कत क्रिएट करती है।
एक्सेस टू द रिसोर्सेज काफी कम है, क्योंकि जहां पर भी जाते हैं ये अमीर देश ये बोलते हैं जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं और वहां से रिसोर्स सारे निकाल के खा जाते हैं। तो ये देखने को मिलेगा। आप लोग क्या लगता है अफगानिस्तान के अंदर में आज की डेट में चाइना गुंडली मारकर बैठने की कोशिश कर रहा है? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज्यादा है वहां पर। तो ये समझ सकते हैं। और कोविड-19 का इंपैक्ट ऐसा था कि आज तक उभर नहीं पाए। कोविड-19 ये बोल के गया ऐसी मार मारूंगा ऐसी मार मारूंगा कि आप लोगों को 10 को लग जाएंगे उभरने में। तो वो बात रियलिटी में है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो काफी पीछे छुड़ गए जब से यहां पर ये हरकत देखने को मिली है। तो पूरा मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक को तैयार करने का ये तरीका होना चाहिए कि पहले न्यूज़ क्या है वो हम लोगों ने समझ ली, इसके बारे में पूरा मैंने आप लोगों को पैटर्न समझा दिया, क्या क्या मुद्दा चल रहा है। ग्लोबल साउथ नॉर्थ साउथ वाला दूसरा टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर कवर हो गया। इसी के साथ में बेसिक इंफॉर्मेशन जियोपॉलिटिक्स के बारे में आप लोगों को बता दी, कईयों को इसके बारे में पता नहीं होगा। ब्रिक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लिया। इसी के साथ में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली यहाँ पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में यहाँ पर ग्लोबल साउथ और कई सारी और भी अप्रोच आप लोगों को बता दी, जिसके बेस पर आप लोग चीजें समझ सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड के साथ में डिस्कस कर ली और क्या क्या कोऑपरेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन और हो गए, तो भाई साहब ये हो गया सोने पे सुहागा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो फिर और मजा आ जाए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर बोला गया है? नोट करेक्ट। हमेशा नोट पढ़ लिया करो, तो आप लोग जो है थोड़ा सा चीजों को ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, तो क्या बोला गया कि टर्म जो है वो कॉइन की गई यहाँ पर जिम और नील गोल्डसैक्समैन के जो कनेक्टेड थे यहाँ पर। फर्स्ट समिट रशिया में हुई। ब्रिक जो है फिर आगे चलकर 2010 में ये हो गया। और ब्रिक न्यू डेवलपमेंट बैंक ये बोला गया कि ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। कि तू एकदम करेक्ट बात बोल देती है जाने मन। तो यहाँ पर करेक्ट बात आप लोग बताइए कौन सी है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी आप लोग क्या बताएं, यहाँ पर दुनिया में अगर कहीं पर भी कोई प्रेशर आता है तो ये टॉपिक मैंने चीख कर आप लोगों को पढ़ाया अभी। वो क्या काम करता है? कंटिजेंसी रिजर्व यहाँ पर काम करता है प्रेशर को डील करने का, ना कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर बैंक। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन आना नहीं है भाई साहब। आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा। देखो इस लेवल पर जाकर अगर पढ़ाई करोगे ना, इंडिया के अंदर में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लेना, मार नहीं खाओगे। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट या फिर ब्रिक बैंक के बारे में तो 7th जो समिट है वो जुलाई में हुई थी, जिसमें यहाँ पर एग्रीमेंट जो फोर्स किया गया था, ये सारी बातें बोल रखी है। एम क्या है? कैसे रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकते हैं ब्रिक के लिए, एमर्जिंग कंडीशन जो भी एमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो भी चीजें हैं उनको कैसे पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ में जो पार्टिसिपेंट हैं कंट्रीज वो साइन किए गए 1 वोट विद वीटो पावर। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर आप लोगों को बताना है? इनकरेक्ट है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, इनकरेक्ट पूछा गया है और पकड़ लो बस। वीटो पावर की मैंने आप लोगों को चीख कर बातें बताई थी, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गई, बाकी सारी करेक्ट है। ठीक है, तो बोला था ना किसी को वीटो पावर नहीं है, क्योंकि वो नहीं कहते कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार के पीते हैं तो ये वो लोग हैं जो यूएन के जले हुए हैं, तो अभी यहाँ पर छाछ भी फूंक मार मार कर पियेंगे, किसी को वीटो पावर नहीं देंगे। आप लोग देख लेना, जितनी भी आगे ऑर्गेनाइजेशन बनेगी ना, मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन में वीटो पावर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। ये बात मेरी लिख लो आप लोग किसी स्टैम्प पेपर पे। ठीक है क्योंकि जहां है वहीं से ही खत्म करने की बातें कर रहे हैं। ओके, तो कैसा लगा आर्टिकल? फीडबैक जरूर देना, बताना एक तरीके से लाइक या डिसलाइक कर कि हाँ सही लग रहा है, या फिर कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। ठीक है, तो सरमाया नहीं करते, घर की बात है, डाउट लेके नहीं जाया करते। ओके दोस्तों, ये आर्टिकल सुनकर आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है दिखाने की तो कोशिश की जा रही है कि एक पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है भाई साहब, ऐसा क्या हो रहा है, पर लेकिन इसमें से जो फैक्ट हम लोग निकाल कर लेकर आने वाले हैं वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये हिंदू के अंदर में, ये एक तरीके से जो न्यूज़पेपर के अंदर में ये एडिटोरियल के तौर पर पब्लिश किया गया। ठीक है, तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, जिससे आप लोग समझ पाएंगे। एक पर्टिकुलर बहुत ही प्यारी सी स्कीम है जिसको प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में अभी बातें उड़ गई। मुद्दा क्या है पूरा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी है। एक साइड में है फॉर्मर गवर्नर आरबीआई के रघुराम राजन साहब, और दूसरी साइड में है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं, वो यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने आगे डिबेट डिस्कशन होने लगा बेसिकली सोशल मीडिया पर। तो यहाँ पर उससे लेकर कर ये आर्टिकल आया, और इसमें पूरा फोकस है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में। मतलब क्या है पूरा समझाते हैं। रघुराम राजन साहब जो हैं, इनके द्वारा यहाँ पर एक बेसिकली ट्वीट किया जाता है, कमेंट किया जाता है, आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जो हम लोग बाहर से यानी कि चाइना से मोबाइल फोन खरीद कर लेकर आया करते थे, उनकी संख्या जो है काफी कम हो गई है। तो ये खुशी की बात है कि भाई साहब चाइना से हम लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे थे, वो कम हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को लगेगा वाओ ग्रेट बात है यार कि चाइना से माल ला रहे थे वो कम हो गया, इसका मतलब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है।
तो इनके द्वारा बोला गया कि अगर आप लोगों को लगता है जो मैंने अभी बोला यहाँ तक आप लोग खुश हो रहे हो कि वाओ चाइना से चीजें मतलब मोबाइल कम खरीदने लगे और हमारे देश के अंदर में जो है वाओ आज की डेट में मोबाइल बनने लगे, तो ये आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मेरा नेक्स्ट शब्द जो है वो सुनना पूरा, इसलिए कहते हैं कि पूरी बात सुने बिना पहले से ही उछलने मत लगना। अभी यहाँ पर हम लोगों ने फोन तो खरीदने बंद कर दिए, पर लेकिन हम लोगों ने आज की डेट में जो चाइना से खरीद रहे हैं वो हैं फोन के पार्ट्स। यानी कि हम लोग जितने फोन के पार्ट्स पहले खरीदा करते थे उससे कई गुना फोन के पार्ट्स खरीद रहे हैं। यानी कि हमारे देश के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, हमारे देश के अंदर में असेंबल्ड हो रहा है। बस असेंबल्ड का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं कि आप लोग अपना कंप्यूटर जब बनवाते हैं कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए और ये सब इस तरीके से हमारा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा पावरफुल सिस्टम बनाना है। तो यानी कि ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बाहर से सामान लाए और जोड़कर बना दिया। बाहर तो लिख दिया उस पर मेड इन इंडिया, पर लेकिन जब पुर्जे खोलकर देखोगे सब पे मेड इन चाइना लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा। तो इनके द्वारा बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है उसका कोई फायदा देखने को ज्यादा मिल नहीं रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर बेसिकली इसके बारे में बातें की जा रही थी। तो जो मिनिस्टर साहब हैं उनको इस पे गुस्सा आया, उन्होंने बोला कि रघुराम राजन साहब जो हैं वो बिना फैक्ट्स एंड फिगर के बातें कर रहे हैं। ये जो स्कीम है ये काफी अच्छे से परफॉर्म कर रही है और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर में देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन्होंने अपने तथ्य यहाँ पर रखे काफी लार्ज स्केल पर। तो यहाँ पर दोनों का डिबेट और डिस्कशन जो हुआ इसकी वजह से ये जो स्कीम है ये इसके ऊपर चर्चा होने लगी कि भाई साहब ये स्कीम सही है या गलत है, कितना काम कर रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से इस स्कीम के बारे में बात करूंगा जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके बारे में आप लोग सारी बात जान पाएंगे, पूरा मुद्दा क्या है आप लोग बेसिकली समझिए। तो ये स्कीम के बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा जिससे कि इसके बारे में आप लोग और अच्छे से कनेक्टिविटी अपनी बना सके। पर उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली कुछ बातें भी समझाना चाहूंगा। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अगर हम लोग सोचें कि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए, वो रातों रात कम नहीं होगी। चाइना हमारे एरिया में आकर घुस गया, चाइना ने हमारे देश के लोगों को स्टेपल वीजा दे दिया, चाइना ने जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, ये सारे इमोशनल डिसीजन है। तो इमोशनलिटी में आकर हम लोग बोलते हैं चाइना के साथ में व्यापार नहीं करेंगे, चाइना से चीजें खरीद कर नहीं लेकर आएंगे, ये चीजें पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो है वो चाइना के ऊपर आज की डेट में हमारी डिपेंडेंट है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग बात कर लें जो कि बहुत बड़ा रीजन है, इसी के साथ में मेडिसिन में बात कर लें, हमारा देश आज की डेट में मेडिसिन के मामले में लगभग टॉप पर बैठा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, खासकर जब जेनरिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। पर लेकिन काला सच पता है क्या उसके पीछे, जेनरिक मेडिसिन का सारा मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं। इवन मैं आप लोगों को बता दूं मैं इसके बारे में काफी अच्छी एक नॉलेज रखता हूं। रीजन क्या है, मेरे 2-3 फ्रेंड हैं जो कि आज की डेट में इस पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, मेडिकल के एरिया में, और वो चाइना से बेसिकली माल खरीद कर लेकर आते हैं, दवाइयां बनाते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आप लोगों को, वो चाइना से सामान लेकर आते हैं। पहले उनकी एक फैक्ट्री थी, कोविड-19 के ड्यूरेशन में उनकी 3 फैक्ट्री हो चुकी हैं। चाइना से माल लेकर आते हैं, इंडिया के अंदर में रॉ मटेरियल उसको बेसिकली असेंबल्ड करते हैं और फिर यहाँ पर यूएसए में भेज देते हैं। मतलब उनके कई सारे ऐसे जो बेसिकली बाहर हैं यूएसए में बैठे हुए हैं, अलग अलग देश में आज के दिन वो चीजों को सप्लाई कर रहे हैं। इवन यूरोप में कई सारी कंपनी जो है जो यहाँ से इंडिया से माल खरीदती है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर है कि रॉ मटेरियल यहाँ से उठाया, असेंबल्ड यहाँ पे कराया। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर में लेबर जो है वो बड़ी सस्ती है। जब यहाँ से आप लोग कोई माल उठा रहे हो और फिर ले जाके यहाँ पर इसको बेच रहे हो तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता है। अभी बात हो रही थी उससे कुछ दिनों पहले, तो बोला था कि यार कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक स्टोर जो है वो यूएसए में भी सेट कर ले जाए, आराम आराम से वहां पर सेट कर ले। रीजन क्या है कि रीजन यहाँ पर ये कि ये जो यूएसए की कंपनी है ये बहुत प्रॉफिट कमा रही है बिना किसी मेहनत के। मतलब इन्होंने क्या किया, अभी पहले इनके पास में 1 मशीन थी, फिर 2 मशीन हो गई, अभी 3 मशीन रख ली। मतलब मेहनत तो ये कर रहे हैं और बेसिकली मलाई ये खा रहे हैं। तो इनका ये मानना है कि क्यों ना यार हम ही जाकर बेसिकली वहां पर सप्लाई करने लगे, ग्राउंड लेवल पर लोकल सप्लायर हम लोग बन जाए वहां पर जाकर। तो ये बड़ा अच्छा तरीका लगा मुझे सोचने का। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि हमारे देश की जो इंडस्ट्री है आज की डेट में, जिसको हम लोग जेनरिक दवाई की इंडस्ट्री बोलते हैं, जिसमें काफी हद तक पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में खासकर जब हम लोग बात करते हैं सप्लाई की, हम लोग ये दवाई सप्लाई करते हैं। पर बेस कहां से आ रहा है? बेस आ रहा है चाइना से। तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी पहले हम लोग को आराम आराम से कम करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल तरीके से। इन चीजों के लिए हम लोग को दूसरे अल्टरनेटिव खोजने पड़ेंगे, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई साहब चाइना से हम लोग तालाबंदी कर सकते हैं। वरना इतना आसान नहीं है बोलना और करना, कथनी और करनी में बहुत फर्क आप लोगों को नजर आएगा। इसलिए चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा हो क्यों रहा है।
वरना अब तक इतनी सारी गंदी हरकतें चाइना ने करी है कि अब तक तो इसको बेसिकली वो नहीं कहते बचपन में कि कुट्टा कर दिया तेरे साथ बात ही नहीं करनी तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि आज की डेट में से मान लीजिए हमारे देश में आकर असेंबल हो रहे हैं। पहले तो हम फोन ही खरीद कर लेकर आ रहे थे पूरा का पूरा, एटलीस्ट असेंबल तो हो रहे हैं अब हमारे देश के अंदर में। असेंबल होने से बहुत सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो एटलीस्ट जॉब क्रिएट हो रही है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग अभी अपने देश के अंदर में चिप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग अपने देश के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए टाइम लगेगा, पर लेकिन उस ओर हम लोग अग्रसर हैं, तो ये बात बोल सकते हैं। तो बिल्कुल ये बोल देना कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो किसी काम की नहीं है, तो ये आप लोग बिल्कुल एक तरीके से गलत बात है, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। और रघुराम राजन साहब के द्वारा स्टेटमेंट जो दी गई उसमें ऐसा नहीं कि बेकार बोलते हैं, उन्होंने बोला कि वो रिजल्ट नहीं दे रही है जिस तरीके से उसको देना चाहिए, तो आराम आराम से रिजल्ट देगी। अब प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए पूरी स्कीम क्या है जिसके ऊपर इतना बवाल चल रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है, ये एक तरीका इंसेंटिव क्या होता है बेसिकली, जैसे आज की डेट में आप लोग जाते हैं किसी पर्टिकुलर दुकान के ऊपर, और दुकान के ऊपर जाकर आप लोग बोलो कि भाई साहब मुझे ये मोबाइल फोन खरीदना है, ठीक है। मोबाइल फोन आप लोग खरीद रहे हैं, आप लोगों ने मोबाइल फोन खरीदना और मोबाइल फोन के ऊपर में जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो जीएसटी लग गया उसके ऊपर, मान लीजिए मोबाइल फोन जो है उसके ऊपर मुझे शायद 28% आई थिंक लगता है, अभी शायद कुछ कम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल फोन खरीदा आप लोगों ने, उसके ऊपर 28% जीएसटी लग गया। तो आप लोगों ने क्या किया, ये जो मोबाइल फोन आप लोगों ने खरीदने के जीएसटी लग गया, तो मोबाइल फोन जब आप लोग खरीदने गए सरकार ने बोल दिया कि हम जीएसटी नहीं ले रहे तुमसे, ठीक है। तो उन्हें जीएसटी लेने से मना कर दिया, तो सरकार ने आप लोगों को इंसेंटिव दे दिया एक तरीके कि आप लोगों की जीएसटी की छूट मिल गई। ऐसे ही जो मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पर हमारे देश के अंदर में, अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सरकार ने उनके लिए इंसेंटिव देने स्टार्ट कर दिए कि भाई साहब हम तुमको इंसेंटिव देंगे अगर आप लोग इन पर्टिकुलर एरिया में आकर काम करोगे, कहीं में टैक्स में छूट देंगे, कहीं पर तुमको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहुंचाएंगे। तो प्रोडक्ट के बेस पर जिस प्रोडक्ट में हम लोग बात करेंगे उसके लिंक्ड इंसेंटिव देंगे हम लोग। यानी कि जैसे मोबाइल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मेडिकल डिवाइस के बारे में, अगर इन एरिया में काम करते हो तो हम लोग इंसेंटिव देंगे। और ये स्कीम ऐसी है आज के डेट में हर एक लेवल पर फैल चुकी है, ऐसा नहीं कि पहले इन्हीं एरिया में थी तो अभी भी इन्हीं एरिया में, अभी ये काफी लार्ज स्केल पर देश के अंदर में फैल चुकी है। तो ये बातें की जा रही है तो इससे क्या हो गया, सबसे बड़ी बात क्या होगी, सबसे बड़ी बात ये होगी कि पहले जो चीजें हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे थे कि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, अभी हमारी डिपेंडेंसी जो है वो इंपोर्ट के ऊपर अभी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन आप लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, हमारे देश में अपने लिए माल बनाएंगे, अपने लोगों को बेचेंगे और अपने ही लोगों को कमाई करके देंगे, ये बोल सकते हैं यहाँ पर। तो एक पॉजिटिव साइड यहाँ पर निकल कर आती है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पूरा काम किया जा रहा है ताकि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, तो हायर इंपोर्ट जो है उसको हम लोग कम करेंगे और इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो सरकार ने बोला कि 1.97 लाख करोड़ यहाँ पर पीएलआई को दिया जाएगा। अलग अलग एडिशनल एलोकेशन जो है 19,500 करोड़ के करीब ये पीएलआई में सोलर पैनल वाले एरिया में बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी काफी लार्ज स्केल पर हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है। पता चला कल को जरा सी देर में उसने मना कर दिया कि नहीं यार तुमको नहीं बेच रहे सामान, तो हमारा तो पूरा का पूरा सेक्टर ठप पड़ जाएगा ना यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि सारे अंडे जो है अपने एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अगर बास्केट टूट जाए तो भाई साहब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इंसान जो है वो सड़क पर आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आपके पास में जो पैसे हैं उसको अलग अलग बैंक में रखो। पता चला कल को एक बैंक डूब गया तो एटलीस्ट ऐसा रहेगा कि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा दूसरे बैंक से। और कभी भी घर से बाहर भी जाओ ना, कभी कहीं घूमने के लिए, एक पॉकेट में सारे पैसे मत रखना, अलग अलग पॉकेट में पैसे रखना, कुछ 200-400 रुपए अपने बैग में भी रखना कि एटलीस्ट पर्स वर्स चोरी हो जाए तो एटलीस्ट अपने घर वापस आ सको। पूरा मुद्दा ही होना चाहिए, ठीक है तो ये ऐसे तथ्य हैं जो जिंदगी में आप लोग उतार सकते हो। तो यहाँ पर इसीलिए हम भी क्या कर रहे हैं, चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटा रहे हैं। आप लोग खुद सोचो, आज की डेट में जो मोबाइल खरीद कर लेकर आए थे असेंबल हमारे देश में हो रहे हैं, तो कम से कम फायदा क्या हो रहा है, उन लोगों को फायदा हो रहा है जो असेंबली में काम कर रहे हैं, आज की डेट में असेंबल कर रहे हैं यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है, सरकार ने बोला कि उनमें ज्यादातर फोकस देंगे जहां पर लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो रिड्यूस होगा इंपोर्ट बिल, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इस स्कीम का पूरा फोकस यही किया गया कि ऑटो जो मोबाइल इस तरीके से ऑटोमोबाइल है, ठीक है, ऑटो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी हार्डवेयर, फार्मास्यूटिकल, सोलर, मेटल, ये टेक्सटाइल, इन सब में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला गया कि हम लोग प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम यहां पर चलाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम थी यार ये, एक तरीके से ठीक है, मतलब है भी, जो कि काफी अच्छे लेवल पर काम भी करती है। आप लोगों से अगर कोई पूछने लगे पीएलआई के फायदे क्या देखने को मिल रहे हैं, तो कई सारे फायदे लिखा सकते हैं आप लोग। सबसे पहले तो ये होगी भाई साहब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी खत्म होगी, पहले दूसरों से खरीद कर लेकर आया करते थे वो सारी बातें।
दूसरा, डिमांड अपनी जो है अपने हिसाब से हम लोग मीट कर सकते हैं, ठीक है। तो 97% जो मोबाइल फोन जो सोल्ड किए जाते हैं इंडिया में, अब मेड इन इंडिया उनके ऊपर लिखा रहा है, भले ही हम लोग असेंबल कर रहे हैं। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस कर दिया कार्बन फुटप्रिंट, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कोशिश करें कि ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। जैसे स्टील के बारे में आप लोगों से बात करूं मैं, तो स्टील के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ठीक है। इसी के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि जिस देश के साथ में भी हम लोग बातें कर रहे हैं ना कि भाई साहब आओ हमारे देश में आओ और काम करो, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, अलग अलग जो बेसिकली कंट्री है, तो वहां पर हमारे देश में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा और इस पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। और रूरल इंडिया से जो खासकर वर्क फोर्स है, कोशिश की जा रही है कि जो भी चीजें सेट की जाए वो इस तरीके से की जाए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो गया, सपोर्ट करना लोकल बिजनेस को यहाँ पर, इसी के साथ में स्फूर्ति को इंप्रूव करना ताकि ट्रेडिशनल जो सेक्टर है उनको बढ़ाया जा सके। तो पूरा फोकस क्या है आप लोग समझने की कोशिश करो। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं कि हम लोग को शहरों में जाके बस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देनी है, लोकल एरिया में भी चीजों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हो यहाँ पर। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं कि बस शहरों में करना, आप लोग खुद सोचो कई सारी ऐसी कंपनी है देश के अंदर में जो दिमाग से काम कर दी है। दिमाग से काम करने का मतलब क्या है मेरे इससे, दिमाग से काम करने का मतलब ये आप लोग खुद सोच के देखना जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। आज की डेट में हमारे देश के अंदर में मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि सिटीज के अंदर बैठी है, नोएडा के अंदर बैठी है, दिल्ली के अंदर बैठी है, एनसीआर वाले रीजन में अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। इसी के साथ में दूसरी सिटी होगी, जैसे गुजरात में जा रहे हैं तो गांधीनगर हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहाँ पर बैठी हुई है। साउथ इंडिया में अगर आप लोग जा रहे हो यहाँ पर बेसिकली केरला तमिलनाडु के अंदर में, तो बड़ी बड़ी कैपिटल में चेन्नई में बैठी है, बेंगलुरु में बैठी है, या वेस्ट बंगाल कोलकाता में बैठी हुई है, तो किसी भी ऐसी सिटी में बैठी है, तो वहां पर क्या होगा, उनको लेबर की कॉस्ट जो है वो ज्यादा आने वाली है, ठीक है। पर लेकिन अपना प्लांट अगर वो किसी गांव वाले एरिया में लगा रहे हैं तो सस्ती लेबर उनको मिल जाएगी, प्रॉफिट गेन अच्छा होगा और जमीन भी सस्ती मिल जाएगी उनको। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो ऐसे भी स्टेप जो है वो कई सारी कंपनी आज की डेट में उठा रही हैं। पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहां पर भी कई सारे चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि नो कॉमन सेट ऑफ पैरामीटर, यानी कि ऐसा नहीं कि सारी चीजों के लिए कॉमन पैरामीटर सेट कर दिया कि वैसा भी इसी लाइन में सबको चलना है, यही काम सबको करना है। तो पैरामीटर यहां पर देखने को नहीं मिला, घर में बता दिया इस टाइम पर सारे सोना है, इस टाइम पर सब उठना है, इस टाइम पर खाना मिल जाएगा, तो सब तैयार रहना, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में टारगेट किया जा रहा है कंपनी फॉर इंसेंटिव टू स्टीप, यानी कि एक तरीके से यहां पर मतलब एक तरीके से आप लोग सोचो कि आज की डेट में भी जैसे कई सारे लोगों को क्या किया जाता है, राशन मिलता है गांव के अंदर में, ठीक है। तो वो लोग खासकर जिनके पास में घर में ट्रैक्टर है भाई साहब, एसी है घर में, कूलर है घर में, फ्रिज है घर में, वो क्या जा रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं यहाँ पर क्या, राशन लेकर आ रहे हैं। क्यों खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, कम से कम जानवरों के खाने काम तो आएगा। तो फ्री में छोड़ना क्या है, फ्री का कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये वाली चीजें देखने को मिलती है। तो कई बार यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो चीजें चल रही हैं उसका फायदा वहां तक नहीं पहुंचता है। डोमेस्टिक कंपनी जो है वो रिलाई करती है 1-to-1 चैन सप्लाई पर, यानी कि एक तरीके से ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई सामान है, आप लोगों ने ले लिया कि उससे किसी और को दे दिया, किसी और को दे दिया, बीच में जहां भी डिफॉल्ट हो गया पूरी चैन जो है वो बेकार हो गई, प्रोडक्ट जो है वो बनेगा ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। लोकल रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी के ऊपर कई बार क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। एप्पल इसलिए बोलता है कि मैं इंडिया के अंदर में अगर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो अपना रॉ मटेरियल खुद से बनाऊंगा, अपना खुद का लेके आऊंगा। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, अपने कुछ स्टैंडर्ड रखने पड़ेंगे अगर चाहते हैं कि यहाँ पर सोल्यूशन अच्छा निकल कर आए, ठीक है। बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो प्यारा सा क्वेश्चन है स्कीम के बारे में, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा कि रिड्यूस कर रही है इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन कंट्री, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि एम है इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट। तीसरा बोला गया टू सेव द इंडियन फॉरेन रिजर्व। सही स्टेटमेंट क्या है, 1, 2, 2, 3, 1, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो ये चीज आप लोग को दिखाई देंगी कि यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व हमारा सेव हो जा रहा है। रीजन क्या है, बाहर से हम लोग आज के डेट में सामान अपना बेच रहे हैं तो और हमको फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर वो होता है जहां पर लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पर डी देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में क्या जानने को मिला, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या जानने को मिली आप लोगों को, ठीक है। आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे वैसे ये जिस टाइम पर गवर्नर थे इनको शक्तिमान की तरीके से देखा जा रहा था कि डूबती हुई इकोनॉमी की नैया पार लगाएंगे, मतलब बहुत ही मीम्स बने थे इनके ऊपर में उस टाइम पर जब चीजें देखने को मिली थी, ठीक है। तो समझ में आ गया कि पूरा मुद्दा क्या है, चाइना क्यों हमारे लिए खतरनाक है। चाइना दीमक की तरीके से अंदर खत्म कर देगा भाई साहब। तो उसके ऊपर जितनी डिपेंडेंसी कम रहेगी उतना ज्यादा अच्छा है हमारे देश के लिए, है कि नहीं। बाकी आप लोग बताइए, समझदार तो आप लोग हुई हैं।
दोस्तों, एक होता है समाज में घटिया काम और एक होता है दर घटिया काम। जब किसी बच्चे के साथ में किसी भी तरीके का दुष्कर्म होता है तो वो उस दर घटिया काम में आता है, बिल्कुल नीच हरकत के अंदर में आता है। पर उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जब उसके लिए कोई कानून आप लोगों ने बना दिया है देश के अंदर में और उस कानून को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इंप्लीमेंट ना किया जाए, बार बार ये बोला जाए कि हाँ कर रहे हैं, पर इन रियलिटी में देखा जाए तो उसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आप लोगों को पता चलने वाली हैं, जिससे कि कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ में आता है कि हाँ सही है, पर लेकिन एग्जाम तक ही नहीं, ये आप लोगों को जिंदगी में भी काम आने वाला है। कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपका और वो किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है, और वो लड़की के साथ में जो रिलेशनशिप में है उसके बारे में घर वालों को पता चल जाता है, बेसिकली लड़की के घर वालों को। लड़की को कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके साथ में मतलब एक तरीके से कंफर्टेबल फील कर रही है और वो कई सारी लिमिट भी क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं, जबकि दोनों की सहमति थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर में। पर लेकिन वो जो लड़की है उसकी एज जो है वो 18 साल से कम है। तो यहाँ पर कई बार कुछ ऐसी भी एज रहती है, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, कि लड़की भले ही सहमत हो, अगर लड़की के घर वाले या फिर उसके गार्जियन सहमत नहीं है तो उस लड़के की जिंदगी बर्बाद की जा सकती है, ये इल्जाम लगाकर कि इसने हमारी लड़की के साथ में रेप किया है, दुष्कर्म किया है। तो कई बार कानून का होना एक तरीके से अच्छा नहीं होता है, वो कई बार उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी कई बार किया जाता है। ये चीजें आप लोगों ने दहेज के केसेस में भी कई बार देखी होगी। दहेज के लिए इतने तगड़े कानून बनाए गए हमारे देश में क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ में बहुत सारे गलत काम हुए, वहां पर हर एक इंसान ने लड़की के साथ में गलत काम किया। पर लेकिन जब से यहाँ पर लड़कियां जो है थोड़ी पढ़ी लिखी यहाँ पर देखने को मिलने लगी, तब से उस दहेज के कानून का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा, उल्टा, जो बेसिकली लड़के वालों को सप्रेस करने के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट और कई सारे ऐसे इंसिडेंट सामने निकल कर आए जिसमें ये बातें प्रूफ हुई कि जो कानून प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए बनाया गया था उसी कानून का मिसयूज होता हुआ भी नजर आता है। तो इस टाइम पर जो कानून होता है वो अपना दम तोड़ देता है और फिर लगता है कि यार ये क्या कर दिया, करना कुछ और था और कुछ और हो गया। अभी जो ये मैं आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ साथ में बच्चों से रिलेटेड है। तो जब बच्चों के बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक मिनिस्ट्री आती है पिक्चर में जिसको बोलते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। उसने अभी क्या बोला लोकसभा में ये बोला कि जो ये कानून है जो हम लोगों ने बनाया था 2012 में, तो ये पर्टिकुलर जो कानून है यहाँ पर बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अगर कोई बच्चा है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, किससे, यौन शोषण से उसको बचाने का काम करता है। तो ये लोकसभा में यहाँ पर बताया गया और अभी रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। तो ये जो कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है, पर लेकिन कई बार क्या होता है इसकी इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ रहती है। तो इंप्लीमेंटेशन इसके ढंग से होनी चाहिए, इसलिए बोला गया कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट। और ये आर्टिकल आप लोगों के लिए पीआईबी ने भी कवर किया काफी तसल्ली में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है इंप्लीमेंटेशन। आप लोगों को याद होगा एक बात मैं हमेशा बोलता हूं जब पॉलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, संविधान निर्माताओं ने भी कई बार इस बात को फोकस भी किया कि कोई भी संविधान जो होता है वो अच्छा और बुरा नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंट करने वालों की जो मंशा होती है वो डिसाइड करता है कि संविधान कैसा है। यानी कि अगर किसी इंसान के हाथ में चाकू दे जाए और वो उससे किसी का गला काट दे तो चाकू की गलती नहीं है, उस इंसान की गलती है, क्योंकि उसी चाकू का इस्तेमाल किया जाता है सब्जी काटने के लिए भी। उसी चाकू का इस्तेमाल अगर देखोगे तो डॉक्टर वगैरह करते हैं, उन्हीं चाकू कैंची का इस्तेमाल किसी का ऑपरेशन करने के लिए, जान बचाने के लिए भी। तो ये उस चाकू की गलती नहीं है, संविधान की गलती नहीं है, ये उसको इंप्लीमेंट करने की वाले की गलती है। तो यहाँ पर अगर पोक्सो एक्ट भी है तो उसके लिए भी आप लोग ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हो अगर आंसर राइटिंग के लिए कुछ आ जाए तो। इस कानून की जो मुझे सबसे प्यारी बात लगती है और जो अप्रिशिएट करने लायक भी है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर बात बस लड़की के बारे में की जा रही है कि किसी लड़की के साथ में कुछ गलत होता है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि समाज में बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर समस्या से जूझते हैं। यहाँ पर उनके साथ भी जब वो बच्चे होते हैं कई सारे ऐसे दुष्कर्म देखने को मिलते हैं। और मैं तो इस चीज़ को काफ़ी भली बात ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास में ऐसे दुनिया भर के मेल आते हैं। कई बार इंस्टाग्राम पे कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं। जब मैं एक बार ऐसा हुआ था, एक दिन मैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस किया था इस तरीके से लड़कियों के बारे में जो कुछ गलत चीज़ें होती हैं, तो एक लड़के ने बहुत लंबा मेल लिखा यहाँ पर कि उसके ही एक किसी जानने वाले ने, जो कि उसके पापा के फ्रेंड थे, उसके साथ में बहुत गलत काम किया और उसको डराया भी बहुत बुरी तरीके से। तो ये ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमारी सोसाइटी का घिनौना चेहरा जो सामने निकल कर आता है यहाँ पर जब बच्चों के नाम पर, तो वो इतना दरिंदगी भरा होता है कि उसको एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होता है।
तो जेंडर न्यूट्रल बनाया गया ये पर्टिकुलर कानून, तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है, थम्स अप देने वाली बात है। तो ये इसके फीचर मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर बोले ना कि पोक्सो के फीचर क्या है, तो उन फीचर यानी कि उसके गुण क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। बोला गया कि एक एन ऑफेंस जो होता है वो नोट रिपोर्टेड, अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा हुआ है, किसी बच्चे के साथ में कोई छेड़खानी हुई है और किसी को पता है और उसने उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो ये भी एक तरीका ऑफेंस माना जाएगा कि अगर यहाँ पर बच्चे के साथ में गलत हो गया और तुम उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। एक तरीके से कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई एक तरीके से किसी बच्चे के साथ में किसी जानने वाले ने कैसे ऐसी हरकतें कर दी, और 99% यार कोई जानने वाला ही होता है अगर आप लोग केस देखोगे। तो यहाँ पर दिक्कत ये निकल कर आती है कि उसके खिलाफ केस नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, जो सबसे घटिया चीज है, क्योंकि जिसके साथ जिसने ये हरकत की है उसकी क्या गारंटी है वो आगे चलकर किसी और बच्चे के साथ में ये चीज नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि अगर आप लोग जुर्म को सह रहे हो तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग उसमें भागीदार बन जा रहे हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। दूसरी अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ये बोला गया कि अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा गलत हुआ है, नॉर्मली कई जगह ऐसे कानून होते हैं कि उसको आप लोगों को विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 और 3 ईयर उसको रिपोर्ट करना है। इसमें ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर किसी बच्चे के साथ में कोई ऐसी दुष्कर्म की कोई ऐसी हरकत हुई है तो उसको कभी भी जाकर रिपोर्ट कर सकता है, इसमें कोई टाइम लिमिट रखी नहीं है, क्योंकि बच्चे को समझ में आ रही है नहीं आ रही है चीजें, कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये काफी अच्छी एक यहाँ पर इसके अंदर में एक फीचर यहाँ पर डाला गया है। इसी के साथ में अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा हो रहा है और यहाँ पर वो इस चीज का शिकार बना है, तो यहाँ पर राइट टू कॉम्पनसेशन भी उसको यहाँ पर दिया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बच्चे के साथ में ऐसा हुआ है और उसके बारे में किसी को पता चल जाए तो ये सबसे गलत बात होगी। यहाँ पर उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी हुई है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखने की बात की जाती है कि उसका नाम, उसका फेस जो है वो सामने नहीं आ जाएगा। जैसे निर्भया केस में उस लड़की का नाम निर्भया नहीं था, पर लेकिन निर्भया नाम से पुकारा गया। क्यों? क्योंकि उसने उस हद तक यहाँ पर उसके साथ में लड़ने की कोशिश की, जो उसके साथ में चीजें हुई थी, कि यहाँ पर एक तरीके से एक निर्भया, एक उसका एक साहसी नाम यहाँ पर रखने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, कहीं पर भी कुछ ऐसा होता है तो यहाँ पर पीरियोडिक पुलिस वेरिफिकेशन होगा और बैकग्राउंड चेक होगा। एवरी एम्प्लॉय जो कि यहाँ पर इंटरेक्ट करता है बच्चे के साथ में, अगर कोई ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार ना देखिए बच्चे के साथ में अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो बच्चा वैसे ही बेचारा इतना सहमा हुआ है, तो वो कैसे उस चीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करे, तो ये काफी बड़ी बात होती है। राइट टू लाइफ एंड द सर्वाइवल ऑफ ए यहाँ पर चाइल्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे संविधान के अंदर में जब आप लोग जाकर एक बार ताका झाकी करोगे तो आप लोग को पार्ट 3 देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट बोलते हो और हिंदी में इसको आप लोग मूल अधिकार बोलते हो। इसके अंदर में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं, और आर्टिकल 21 ये आप लोगों से राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। अब जब इंसान की राइट टू लाइफ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये किसके साथ में कनेक्ट हो जाता है, तो ये राइट टू प्राइवेसी के साथ भी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो इंसान जिंदा है उसकी लाइफ है तो उसकी प्राइवेसी भी हो गई। और इसी को यहाँ पर आर्टिकल 21 को, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया हमारे संविधान के अंदर में। अभी के.एस. पुत्तास्वामी केस आया जब यहाँ पर 2017 में, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। तो राइट टू लाइफ और सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड, ये दोनों ही यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये एक तरीका अधिकार भी यहाँ पर कहना आप लोग बोल सकते हैं कि एक अधिकार की कैटेगरी में भी यहाँ पर आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारे फीचर हैं इस कानून के, जिसके बेस पर हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर आप लोग को रखनी है। ठीक है, कोई भी कानून जो होता है या फिर कोई भी सिस्टम जो होता है, कोई भी सिचुएशन होती है, उसको आप लोग पुराने टाइम के साथ में कंपेयर करके देखो तो उस टाइम पर उसको देखने का नजरिया कुछ और था, आज की डेट में कुछ और है। जैसे लिविंग रिलेशनशिप के बारे में अगर आज से 10 साल पहले किसी से बात करें तो दुनिया में तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इसके बारे में बातें चल रही थी, पर लेकिन हमारे देश में इसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ऐसी भी कोई चीज है क्या। और आज की डेट में काफी सारे लोग आप लोगों को दिख जाएंगे जो लिविंग रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं कि वो उनका खुद का अधिकार है। अगर वो एक 18 साल का एज का क्राइटेरिया अगर वो कवर कर चुके हैं तो वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से यहाँ पर जी सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आज के डेट में सोसाइटी में कहीं ना कहीं चीजें एक्सेप्टेबल हो रही हैं, पहले नहीं हुआ करती थी। तो इसी तरीके से जो कानून आज है तो पहले कुछ और था, तो उसके हिसाब से उसको चेंज किया गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसमें यहाँ पर बदलाव सामने निकल कर आए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर कि यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज, यानी कि बच्चे का इस्तेमाल करना अश्लील जो वीडियो वगैरह बनाने, तो यहाँ पर इस तरीके अगर कोई करता है
तो यहां पर इसको मैक्सिमम पहले बोला गया था कि 5 साल की सजा मिलेगी, मैक्सिमम 5 साल की मिलेगी। अब इसको मैक्सिमम को मिनिमम में ट्रांसलेट कर दिया गया है कि 5 साल की तो मिलेगी मिलेगी, ऊपर इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऊपर कहां तक जा सकती है, क्योंकि बच्चे को जिसको कुछ पता नहीं है आप लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, वो अभी बेचारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक नन्हा सा फूल है, तो उसके साथ में गलत काम यहां पर किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है एक तरीके से। इस एज में उसके साथ में छेड़खानी की जा रही है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज रिजल्ट इन द, ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, यानी कि ये तो पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं और उसी के साथ में पेनिट्रेशन भी हो गया, यानी कि उसके साथ में बकायदा उस बच्चे के साथ में जो है एक तरीके से फिजिकल रिलेशन भी बना दिए, अगर वो बच्चा है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, बच्चा यूज किया जा रहा है, यहां पर लड़का भी हो सकता है और यहां पर लड़की भी हो सकती है, तो ये जेंडर न्यूट्रल कानून है और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इसको लेकर कभी भी कोई कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। इसे बोला गया कि मिनिमम 10 ईयर रख दिया गया यहां पर और मैक्सिमम लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट यहां पर डाल दिया गया है। तो यहां पर पहले ये था, पर लेकिन अब क्या कर दिया कि मिनिमम 10 ईयर है इन केस ऑफ द चाइल्ड बिलो 16 ईयर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से, यानी कि 10 ईयर रख दिया गया इन केस ऑफ चाइल्ड बिलो 16 ईयर और फिर 20 ईयर देखने को मिलेगा और मैक्सिमम लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफाइन किया गया और रिफाइन तरीके से, ताकि लोग इसको समझ सकें और सरकार जो यहां पर ये कानून इस तरीके से डिफाइन करती है, तो जब कोर्ट में कोई केस जाता है तो वहां पर डिसीजन देने में उनको आसानी रहती है। ठीक है, यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज और रिजल्ट इन द एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन और सेक्सुअल असोल्ट भी उस बच्चे का किया जा रहा है, तो यहां पर तो लिमिट ही खत्म कर दी, सीधा लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दो भाई साहब, उस इंसान को समझ में रखना ही नहीं है। यहां पर मिनिमम 20 साल और लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट की बात यहां पर की जा रही है। यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफी पर्पज और रिजल्ट इन द सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल असोल्ट है, छेड़खानी की जा रही है उसको उल्टा सीधे तरीके से, तो यहां पर मिनिमम 6 ईयर है और मैक्सिमम 8 ईयर है। यहां पर मिनिमम 3 ईयर कर दिया और मैक्सिमम 5 ईयर कर दिया। इसको घटाया क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ में छेड़खानी की जा रही है, उसमें कई बार क्या रहता है, उस कानून का गलत इस्तेमाल किया गया था पहले कि बच्चे के नाम पे छेड़खानी के नाम पर सामने वाले को जो है जेल में पहुंचा दिया, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं और बच्चे से पूछा गया तो वो कुछ बता नहीं रहा है, तो कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले। तो इसमें चेंज किया गया यहाँ पर कि ये कोई ऐसी चीज जो कि एक सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है। बच्चे को कई बार किस कर लेते हैं लाड़ में, उले मेरा बच्चा, सामने वाला बोलते कि मेरे बच्चे के साथ में गलत हरकतें कर रहा था, उसमें चले गए, मैंने देखो वीडियो बना रखी है, सामने वाले को जेल में डाल दिया। तो ऐसे तो बच्चों को खिलाना भी छोड़ देंगे लोग, बच्चे को समाज को इससे में जिस तरीके से मिलजुल कर रहता है वही नहीं रह पाएंगे। तो एक तरीके से बैलेंस बनाना जरूरी है। यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पज रिजल्ट इन एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, गलत तरीके से अगर कोई रियलिटी में मन चाहे एक तरीके से इतनी इस दिमाग में लेकर उस चीज को उस काम को कर रहा है, तो यहां पर 8 साल और 10 ईयर का बोला गया, 5 ईयर और 7 ईयर का कर दिया गया। यहां पर असोल्ट का मतलब होता है कि पेनिट्रेशन नहीं किया पर लेकिन हाँ बच्चे के साथ में बदतमीजी की जा रही है, बार बार उसके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ा जा रहा है, कुछ भी ऐसी हरकतें की जा रही है, तो वो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कर दिया, तो वो वाली बात यहां पर की जा रही है। बस ये है कि उसके साथ में जो फिजिकल रिलेशन नहीं बन पाए पर लेकिन बाकी सारी हदें पार कर दी, तो ये वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसमें भी जो थोड़ा सा यहां पर एक तरीके से इसमें भी थोड़ा डाउन किया गया, तो यहां पर क्योंकि इसको एक डिफाइन करना, एक बच्चे से वो चीजें एक्सप्लेन करवाना वो मुश्किल हो जाता है, तो इसमें कई बार इसका गलत इस्तेमाल ना हो, तो एक लिमिट रखने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन हाँ पेनिट्रेशन है उसको तो बाकायदा डॉक्टर चेक कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो वहां पर अच्छा पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से रिफाइन की जाती है ताकि उसका गलत इस्तेमाल भी ना हो, तो ये बात भी ध्यान में रखकर चीजें आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग समझ सकते हैं। तो बात याद रखिएगा 2012 में ये कानून लाया गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, और 2019 में फिर क्या किया गया, इसके साथ में अमेंडमेंट करके जो है ये आप लोगों के सामने यहां पर रखा गया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, जिसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि या हाँ ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। हमारे देश में जो पोक्सो का कानून है, अगर उसको आप लोग ध्यान से समझोगे, वो दुनिया में जो पोक्सो का कानून है उसके कंपेयर में ज्यादा ताकतवर है, और इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है कि हमारे देश में एक अच्छा खासा कानून है बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यहाँ पर यूनियन है, जो यूनिट है, उसने यहाँ पर जब एक रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने ये बोला कि चाहे आप लोग यूके में जाओ, चाहे आप लोग यहाँ पर यूके के साथ में ऐसी ऐसी कंट्री है जिनके नाम जो लिए जाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चाहे जाओ, मतलब इन देशों से भी ज्यादा बेहतरीन सिस्टम है इंडिया के अंदर में जब बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात हम लोग करते हैं। यानी कि वो देश जो कि दुनिया में सबसे अच्छे जाने माने जाते हैं, उनमें भी इतने तकड़े कानून नहीं यहाँ पर अगर बच्चे के साथ में कुछ गलत हो जाए, जितने तकड़े कानून हमारे देश में यहाँ पर फिलहाल जो है सरकार के द्वारा रख दिए गए हैं। तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि बच्चों की जो सेंसिटिविटी है बेसिकली उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कल को ऐसा कुछ भी होता है तो यहाँ पर एक तरीके से
कोई फ्यूचर में इस तरीके की हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे। तो ये पर्सनली जो है मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगा, जो इस तरीके से अगर इसके बारे में बात करें। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग यहां पर बता सकते हैं। वैसे अगर कुछ और बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूं इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड, कि ऐसा नहीं कि पोक्सो ही एक कानून है हमारे देश में जो बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात करता है। चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड यहां पर इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में बात करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 2015 का। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन, बच्चे की शादी से रोकने की बात की जाती है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन हो गया, और यहां पर पोक्सो कोर्ट हो गया जो कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे के सारे कानून आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। और जब आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाते हो तो वहां भी इसके लिए प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे जेनेवा डिक्लेरेशन राइट ऑफ द चाइल्ड 1924, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड 1959, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द जो इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट, इसमें बात की जाती है बच्चों के बारे में यहाँ पर कि चाइल्ड को हार्मफुल बेसिकली वर्क में नहीं रखना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, ये 1990s है। तो ये सारे वो कानून हैं जो आज की डेट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रखे गए हैं। और इवन यूट्यूब के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, वो बच्चों को लेकर बहुत सख्त है। अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंटेंट यहां पर डाल दिया, बच्चों के साथ में मारपीट हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो यूट्यूब इमीडिएटली उसको डाउन कर देता है। और बच्चों के लिए तो अलग से पॉलिसी ला रखी है यूट्यूब ने, ये भी आप लोगों को शायद पता होगा इसके बारे में। अभी एक कई सारे बच्चों के द्वारा एक वीडियो शेयर की गई मेरे साथ में, एक टीचर जो है वो इतनी बुरी तरीके से एक बच्चे को मारा, इतनी बुरी तरीके से बच्चे को मारा है, मतलब मैं वहां पे होता तो मैं वो नहीं कहते कि मतलब पटक के उसका सर जमीन में मारता, इतनी बुरी तरीके से उस बच्चे को मारा है। देखकर भी मतलब वो बच्चा मेरा ऐसा लगे मैंने कहा टीचर है, कसाई है यार ये तो। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ में इसीलिए शेयर नहीं किया क्योंकि अगर वो वीडियो शेयर करता यूट्यूब इमीडिएटली उसको रोक देता। अगर आप लोगों को वो देखनी है तो उसको एक टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इसलिए अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी ऐसी हरकतें भी यहाँ पर की जाती है। मतलब कहाँ की खुन्नस कहाँ उतार रहे हो यार, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम है तो तुम उसको अपने पास रखो ना, तुम बच्चों पर उतारोगे। ये तो वही बात होगी, मैं सुबह को आते यहाँ पर वीडियो में बैठते गाली देना स्टार्ट कर दूं सबको, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये फलाना ढिमकाना गाना स्टार्ट कर दूं। अरे यार सामने वालों की जिंदगी में वैसे इतनी प्रॉब्लम है, वो बेचारे सोच रहे हैं कुछ अच्छी बातें सुनने को मिल जाए। स्कूल में आ रहा है बच्चा कोई वहां पर एक तरीके से कुछ अच्छा जानने को, उसको मतलब पीट रहा है यार। बच्चे को कितने प्यार से रखते हैं उसके माँ बाप, और वहां पर उसको जानवरों की तरीके से पीट रहा है। 2-3 बच्चों ने मुझे ये वीडियो शेयर की, कह रहे कि सर क्या बोले इसके बारे में। मैंने जब वीडियो देखी ना, मेरा मतलब दिमाग भन्ना आ गया। मैंने कहा यार क्या है ये, इंसान है कि कसाई है, किस तरीके से बच्चे को मार रहा है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करिए और फिर इसका आंसर आप लोगों को देना है। पोक्सो एक्ट के बारे में पूरा जो सारी बातें अभी पढ़ाई है उसी के बारे में अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर अच्छे से दे पाओगे। इसको वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लिया पोज करने के बाद में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 16 नहीं यहां पर, और बोला गया कि ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है डिस्क्लोजर ऑफ द विक्टिम आइडेंटिटी इन एनी फॉर्म ऑफ द मीडिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर कोर्ट परमिटेड कर देता है, स्पेशल कोर्ट अगर यहां पर परमिट करता है तो यहां पर अलाउ किया सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो ऐसी बात यहां पर नहीं देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो ये आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जो विक्टिम है वो इस पर्टिकुलर अगर रिपोर्ट को बारे में बात करें तो यहां पर कभी भी यहां पर एक तरीके से 3-4 साल के बाद भी यहां पर ला सकता है कि हाँ उस टाइम पर ये एब्यूज है हमारे साथ हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आप लोग यहां पर देखिए, तो आंसर इसका बी हो गया। बेसिकली जो टॉपिक पढ़ा है बिल्कुल उसी से इंप्लीमेंट किया गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से देखिए 2016 में यहां पर यूपीएससी ने पूछा, बोला जा रहा है कि एग्जामाइन द मेन प्रोविजन ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट ऑन द, जो भी यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो यानी कि पॉलिसीज तो हैं पर लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग को प्रकाश डालना है। तो प्रकाश डालो, चाहे इसके ऊपर विश्वास डालो, पर लेकिन हाँ इस क्वेश्चन को लिख डालो। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे लेजिस्लेशन है पर लेकिन सेक्सुअल एब्यूज जो बच्चों के साथ में हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसके आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जरूर इसके ऊपर आप लोगों को राइटिंग करनी है। ठीक है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर से बोलूंगा, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, लिखोगे तो ही चीजों को जानोगे और तो ही चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। आराम आराम से लिखने की कोशिश करो, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे सेंटेंस में, और फिर चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसको एंजॉय भी करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है इसको एक अवार्ड के बारे में भी आप लोग बोल सकते हैं कि एक अवार्ड के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, और ये एक नेशनल लेवल की न्यूज भी है। आप लोगों के सामने बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, राजीव गांधी जो नेशनल सद्भावना अवार्ड है उसके बारे में। ये किसको मिली है, तो वनस्थली विद्यापीठ जो है राजस्थान के अंदर, उसको ये अवार्ड दिया गया है। तो अगर आप लोग राजस्थान स्टेट पीसीएस की भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी क्या हुआ यहाँ पर, वनस्थली विद्यापीठ इन राजस्थान अवार्ड दिया गया, इसको राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड।
ये जो अवार्ड है या तो किसी इंडिविजुअल को मिल सकते हैं यानी कि अकेले इंसान को, या किसी इंस्टीट्यूशन को यानी कि एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन को मिलता है यहाँ पर। ये उसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है समाज के अंदर में, उसने शांति फैलाई है, ठीक है, कम्युनल हार्मनी बना के रखी है, नेशनल यूनिटी को बढ़ावा दिया गया है। तो राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड जो है ये 1992 में स्टार्ट किया गया था, जब क्विट इंडिया मूवमेंट की एक तरीके से गोल्डन जुबली सेलिब्रेट यहाँ पर की जा रही थी। तो उस टाइम पर यहाँ पर ये बेसिकली देखने को मिला 10 लाख रुपए और एक साइटेशन यानी कि ताम्रपत्र टाइप में एक दिया जाता है यहाँ पर। और ये जो प्रेजेंट किया जाता है, ये बर्थ एनिवर्सरी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए बर्थ एनिवर्सरी किस दिन सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि इसको सद्भावना दिवस के रूप पर भी आप लोग देखते हो। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई देश है तो वो लगता है मुझे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए किसी को भी यहां पर भेज सकता है और किसी को भी किसी भी टैकल किसी भी तरीके से यहां पर एक तरह डाइवर्ट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में यूएसए से हथियार खरीद रहा है, यूक्रेन जो है वो यूएसए से हथियार खरीद रहा है। यूएसए की मार्केट गर्माई हुई है जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चली है, इसीलिए मतलब इतना सपोर्ट यूक्रेन को किया जा रहा है कि वो लड़ाई न रोके, क्यों, क्योंकि इनकी मार्केट चलती रहेगी। अभी ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर बात कर रहा है, इसका बेसिकली यहाँ पर ये मिसाइल खरीदने जा रहा है अपनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक जो है उसको बूस्ट करने के लिए। तो इसी के चलते यहाँ पर न्यूज में आया कि ऑस्ट्रेलिया जो है स्पेंड करेगा 1.3 बिलियन डॉलर ताकि उसकी लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी जो है वो बूस्ट हो जाए, और 200 के करीब है। आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से कितना बड़ा ये एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा इनके लिए। इन्वेस्टमेंट क्या बोला बेसिकली यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूएसए की लॉन्ग रेंज मिसाइल यहाँ पर खरीद रहा है, ठीक है। और टॉम हाक यहाँ पर एक क्रूज मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इसको बेची जानी है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। इस मिसाइल के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि 5 मीटर 16 फीट लंबी मिसाइल है, ठीक है। लॉन्ग रेंज मिसाइल देखने को मिलेगी, ये लगभग 2500 किलोमीटर तक अपना वार करने वाली है, यहाँ पर ट्रेवल कर सकती है पर आवर के हिसाब से, यहाँ पर 850 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर ये ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। सॉलिड प्रपल्सन ये एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके द्वारा ये पावर की जाती है। तो मतलब कहने का यहाँ पर ये कि आप लोग जब भी किसी ऐसे सिस्टम के बारे में सुनते हैं तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि मैच करने के लिए आ जाएगा किस देश की मिसाइल है, ठीक है। और अभी यहाँ पर बेची जा रही है और इसके ऊपर आप लोग ये न्यूक्लियर पेलोड भी कैरी कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा एक खतरनाक वेपन बन जाता है जब भी यहाँ पर न्यूक्लियर पेलोड की बात आती है, तो ये और ज्यादा विध्वंसक बन जाता है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है सामने वाले को डराओ, डराने के बाद में फिर उसको अपना माल बेच दो। तो ये एक अच्छी प्रक्रिया है जो कि मार्केटिंग में फॉलो की जाती है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में। आप लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी खुशखबरी है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में टुलिप गार्डन है। जब भी आप लोग यहाँ पर जाते हैं मुगल गार्डन देखने, जिसका नाम चेंज किया गया, अभी बताइए नाम चेंज करके क्या रखा गया था। जब भी देखने जाते हैं तो मतलब टुलिप के बहुत प्यारे प्यारे आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली फूल देखने को मिलते हैं। आप लोगों को प्यार हो जाएगा इन फूल से, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी यहाँ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर में एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो है वो यहाँ पर बेसिकली बताया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आया है। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर से आप लोग आते हैं तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू यार, आप लोग एक तरीके से यहाँ पर इसको एंजॉय कर सकते हैं कि आप लोगों को एक अवार्ड मिला है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन कहां पर है, श्रीनगर के अंदर में। रिसेंटली उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यानी कि लंदन के अंदर में जो एशिया लार्जेस्ट जो यहाँ पर ये इसके तौर पर इसको एक मेंशन मिला है यहाँ पर इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, ठीक है। तो ये एक काफी अच्छा एक शानदार तरीका एक गार्डन आप लोगों को देखने को मिलेगा। घूमने जाओ तो यहाँ पर भी जरूर घूम के आना। लार्जेस्ट टुलिप गार्डन लगभग 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है यहाँ पर ये, और ये आप लोगों को जो जाबरमान जो रेंज है वहां पर उसमें देखने को मिलेगा। डल लेक का व्यू भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। गार्डन जो है ओपन किया गया था 2007 में, और यहाँ पर आप लोगों को टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर, ये सारी कश्मीर वैली के अंदर में काफी शानदार तरीके से चीजें जो हैं वो देखने को मिलने वाली है। तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। गार्डन जो है कई बार इस तरीके से एक तरीके से ना कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि उसको टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा है उस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर कई सारी आप लोगों को देखने को मिलेगा सिस्टम, इस तरीके से चीजें बनाई गई हैं। लगभग 48 के करीब आप लोगों को वैरायटी देखने को मिलेगी, जिसमें कई तरीके के फूल हैं यहाँ पर जो कि ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग देखते हैं। और टुलिप फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया था ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह कि इसको अभी जिस बुक में इसका नाम मेंशन किया गया, तो ये बुक याद रखिएगा कहां पर है, किस नाम से है ये। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी एक वर्ल्ड लेवल की न्यूज आई, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है लूना 25 के बारे में। तो लूना 25 के बारे में याद रखिएगा ना, रसिया का ये चांद के लिए मिशन था जो कि क्रैश हो गया। अभी यहां पर इसकी वजह से हमारे देश की धड़कन बन गई,
क्योंकि रसिया का क्रैश हो गया तो यहां पर आसान काम तो है नहीं यार, ये आप लोग समझ सकते हैं। अभी हमारे देश का कैसे चलेगा ये है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा देश जो है वो यहाँ पर शानदार तरीके से इसको बेसिकली एक यहाँ पर इसको लैंड करा दे, क्योंकि ये जब लैंडिंग की बात आती है सॉफ्ट लैंडिंग सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर लूना 25 ये क्रैश हो गया और रसिया ने लूना 25 जो है फर्स्ट मिशन जो था वो 1976 में यहाँ पर भेजा था। सोवियत यूनियन उस टाइम पर हुआ करता था। ओनली 3 गवर्नमेंट जो है वो मैनेज कर पाई है सक्सेसफुली लैंड कराने के लिए, सोवियत, यूएस और चाइना, जो कि लैंड करा पाई है अब तक। और जो लैंड करा पा रहे हैं वो भी फेल हो जा रहे हैं ऑलरेडी लैंड कराने वाले भी। तो आप लोग समझ सकते हैं रसिया फर्स्ट कंट्री था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था ह्यूमन बोथ अर्थ ऑर्बिट के लिए यहाँ पर बेसिकली, और वो देश फेल हो गया। तो इसका मतलब है धड़कन बढ़ जाती है। तो हमारा शानदार तरीके से लैंड हो जाए, बस यही चाहिए भाई साहब। इसरो की मेहनत जो है वो रंग लानी चाहिए, बाकी तो सब चलता रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया हमारा चंद्रयान 3 भी। स्पोर्ट में जाएंगे तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर स्पेन ने यहाँ पर इंग्लैंड को हराकर अभी शानदार तरीके की परफॉर्मेंस देती हुई फाइनल यहाँ पर उठा लिया है, जिसमें यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में आ गया। तो ये याद रखना कि वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है किसके द्वारा जीता, तो स्पेन जो है वो जीता इंग्लैंड को हराकर। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के याद रखने वाली न्यूज है, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के साथ में टॉम हॉक मिसाइल के बारे में। तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है यूएसए की, आप लोगों को यहाँ पर ये बोला गया है। और यहाँ पर एक तरीके से क्रूज मिसाइल है जो यूज की जाती है डीप लैंड अटैक के लिए, वॉरफेयर में, लड़ाई के टाइम पर कैरी कर सकती है कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, 1, 2, 3 या फिर मतलब एक तरीके से ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन के बारे में। ये कहां पर लोकेटेड है, ये बेसिकली जबरवान जो रेंज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में वहां पर देखने को मिलेगा डल लेक पर। ये इसी के साथ में यहाँ पर लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है एशिया के अंदर में। तो सही आंसर क्या आप लोगों के हिसाब से ये बताना है, राइट या फिर रॉन्ग। सी सेट का क्वेश्चन है, आप लोग इसका अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। तब तक आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट प्लेस, और ये है यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क जो है ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि एक तरीके से ओनली कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर में लोकेटेड है। 1987 में ये बेसिकली एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और यहाँ पर वैली आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके नाम पर पिन रिवर के नाम पर यहाँ पर ये सारी चीजें रखी गई हैं। फ्लोरा एंड फोना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। द ग्रे घोस्ट ऑफ द हिमालयज स्नो लेपर्ड ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसी के साथ में प्रे आइबेक्स, एक तरीके से खाने वाला भी है और खिलाने वाला भी है, दोनों यहाँ पर है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं, तो आप लोग इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो आप लोगों को दूर करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर है, दोनों के दोनों आंसर जो है वो सही है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें भी आप लोगों को दोनों आंसर जो है वो सही देखने को मिलेंगे। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा फोकस देकर अटेम्प्ट करो, ताकि आप लोग का क्वेश्चन जो है वो गलत न हो सके, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे है तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, छोटी छोटी थी पर लेकिन इंपॉर्टेंट थी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग याद रखते हैं, अगर कल को क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूएसए रसिया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, टुलिप गार्डन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसी के साथ में रसिया के मिशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये यहाँ पर इनका जो जीता गया इनके द्वारा ये खिताब स्पेन के द्वारा ये डिस्कस किया, क्वेश्चन भी हो गए आप लोगों का, नेशनल पार्क भी हो गया, और सी सेट के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट किया करो, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। कुछ शब्द आप लोगों को सिखाता हूं जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होती है, आप लोगों को नजर आएगी। पहला शब्द यहाँ पर ये है फास्टिडियस, यानी कि एक तरीके से वेरी अटेंटिव टू कंसर्न की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कुछ गलती ना हो। जैसे जब भी आप लोगों के सामने लेक्चर लाया जाता है कोशिश ये रहती है कि इसके अंदर कोई भी गड़बड़ आप लोगों को नहीं देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सटेंशन, इसका मतलब होता है तनाव, एक तरीके से फिजिकल या मेंटल एफर्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, परिश्रम करना, उसके टाइम भी थोड़ा तनाव आता है। जर्मेन का मतलब है सार्थक, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि चीज को लागू करना, रिलेवेंट भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। ये सारे शब्द देखो सेंटेंस फॉर्म करना सीखो इनके ऊपर, जब तक सेंटेंस फॉर्म नहीं करोगे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, और सेंटेंस फॉर्म करोगे तो सारी चीजें आप लोगों को याद भी रहने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन, यहाँ पर इसका मतलब उदासी, तनाव रहता है कई बार कई सारी चीजों को लेकर, तो ये शब्द आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पोक्ड का मतलब होता है डरावना, भय, जिससे लगता है कि यार अब तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप लोग बोल सकते हैं जिसके बारे में कि हाँ यार ये चीजें थोड़ा सा इससे बच के रहना है, कई भी डरा चीजों से डरो मत, उसका सामना करने की कोशिश करो जिंदगी में, ओके। बाकी अगर जिंदगी में सीरियस होकर एक बार तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर यूपीएससी के सीडीएस के कोर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोर्स है यहाँ पर पीएसआईआर का, और इसी के साथ में आप लोगों को सोशियोलॉजी का।
बाकी जो यूपीएससी के कोर्सेज में हर एक सब्जेक्ट सिस्टमेटिक वे में कवर कराया जा रहा है आप लोगों का, उस कोर्स का पार्ट आप लोग बन सकते हैं अगर सीरियस होकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसका पार्ट जरूर बनिए। पर लेकिन पार्ट बनने से पहले डेमो लेक्चर जरूर देख लीजिए, एक बार टेक्निकली ठोक पीट कर देख लीजिए कि क्या आप लोगों के हिसाब से कोर्स है। एक एक टीचर के आप लोगों को डेमो लेक्चर सब प्रोवाइड करा रखे हैं वहां पर, और अगर फिर भी तसल्ली नहीं होती तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देकर एक बार देख लीजिए, 1 महीने तक आप लोगों को सारी चीजों का पता चल जाएगा, उसी के बाद में आगे कंटिन्यू करना है। अच्छी बात यहां पर जो मुझे लग रही है देखने में वो लग रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से सोचा गया था चीजें उसी पैटर्न में यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब मेरे दिल को तसल्ली मिल रही है यार, ठीक है ना। मुझे लग नहीं रहा था कि इतने बेहतरीन तरीके चीजें चलेंगी, पर लेकिन सारी टीम का जो एफर्ट है वो रियलिटी में सैल्यूट करने लायक है। तो अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है एक बार सीरियस होकर, तो इस कोर्स का पार्ट आप लोग जरूर बनिएगा, ठीक है। और दूसरों को बताइए जिसने ज्वाइन कर रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसके बारे में बताया जा सके। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। ओके।